पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, क्योंकि लोग अब अपना पैसा बचाना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे लोगों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। देश में डिमांड बहुत है और पीछे से सप्लाई ही नहीं है, तो अब क्या करें? कई बार जो वर्कर है वो एक जॉब से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। मान लो मैं एक नौकरी कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ, क्योंकि वो इतना काम लेते हैं, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर देते हैं और पैसा भी कुछ। हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोग, आज के इस क्लास में मैं जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के CUET एग्जाम्स के लिए, जहां से आप लोगों के MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, तो वो सारे टॉपिक्स जो है आज की क्लास में कवर करने वाली हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये तीनों चैप्टर जो है आज के इस सेशन में, इस क्लास में जो है हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इट्स कंपोनेंट्स, और उसके बाद शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो बेसिकली ये 3 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, तीनों चैप्टर्स जो है मैं कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन, शुरू करें भाई। शुरू करते हैं राजे, फटाफट से देख लीजिए। तो तीनों ही चैप्टर जो है बढ़िया तरीके से कवर करते हैं आज के इस क्लास में। सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। सम टोटल का मतलब है यहाँ पे आप पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में कितनी डिमांड है, यानी पूरे देश में कितनी डिमांड है एक साल के अंदर, या फिर आप पूरे देश में अगर बात करी जाए कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। अगर आप किसी चीज की डिमांड करते हो तो मतलब आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, वो सामान खरीद रहे हो, डिमांड कर रहे हो, खर्चा कर, यानी पूरे देश में उसकी कितनी डिमांड है ना, एक साल के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है? एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सम टोटल, पूरे देश में कितना खर्चा किया जा रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, है ना, हमारे देश की बात करी जा रही। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड या ईयर, एक ही बात है। इसका मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यही होता है एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरे देश में कितनी डिमांड है या पूरे देश में कितना खर्चा किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में एक साल के अंदर, यानी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या पीरियड, है ना। इसी को आप फिस्कल ईयर भी बोल देते हो, इसी को आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हो, लेकिन कैलेंडर ईयर अलग होता है। कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वो होता है कैलेंडर ईयर। ये आपके फाइनेंशियल ईयर, इसको फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, जो मर्जी बोलो एक ही बात है। चल जी, अब बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स है अगर आप लोग देख पाए सॉरी, ठीक है, अब ध्यान समझिए एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स है। सो एडी के कंपोनेंट्स है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। सी का मतलब होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि एक हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है। आई का मतलब है प्रोड्यूसर है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी एक प्रोड्यूसर कितना खर्चा कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस पे वो इन्वेस्ट करेगा। एक प्रोड्यूसर है, वो किस पे पैसा लगाएगा, मशीन वगैरह पे, यानी कैपिटल गुड्स पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी हम यहाँ पे बात करें। उसके अलावा जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, की गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाने के लिए, वो यहाँ पे बात करी जा रही है। और लास्ट आपका नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट। तो ये राजी जो है आपके एडी के 4 कंपोनेंट्स है, बट एज पर आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में एडी के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है, क्योंकि हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी बात करते हैं ना, है ना। हम जो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो हमारे सिलेबस में जो है एडी के सिर्फ 2 कंपोनेंट्स है। वो कौन कौन से? सी और आई, है ना, C प्लस I, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक्चुअल की बात करी जाए तो ईडी के 4 कंपोनेंट है। उसके बाद बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है और ओपन इकोनॉमी क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, ध्यान से समझिए। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है जहां पे आपका फॉरेन ट्रेड क्लोज है, यानी जहां पे कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा। फॉरेन ट्रेड ना होने का मतलब है जहां पे आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, यानी उस सिचुएशन में जो एडी के कंपोनेंट्स होते हैं वो C प्लस I प्लस G होते हैं, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यहाँ पे नहीं आता है। ओपन इकोनॉमी क्या है ध्यान समझिए। ओपन इकोनॉमी का मतलब है जहां पे आपका फॉरेन ट्रेड ओपन है, यानी जहां पे विदेशी व्यापार यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो एडी के कंपोनेंट्स है वो आपके सारे ही रहेंगे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यस, यहाँ पे X माइनस M भी आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, यानी फॉरेन ट्रेड की यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं राजे, बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं
व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जनरली किसके द्वारा करी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। अब सरकार जो है पैसा लगा रही है तो वो जो है इनकम पे डिपेंड नहीं है, चाहे सरकार के पास पैसा है चाहे सरकार के पास पैसा नहीं। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सरकार को करनी ही करनी पड़ेगी ताकि देश में ग्रोथ हो सके, ताकि देश में डेवलपमेंट हो सके। अगर सरकार के पास पैसा नहीं भी है ना तो भी करनी पड़ेगी, चाहे उसको सरकार, चाहे उसके लिए सरकार को कहीं से उधारा ही क्यों ना लेना पड़े, बोरोइंग्स यानी लोन ही क्यों ना लेना पड़े, चाहे वो आरबीआई से ले, चाहे वो बाहर की कंट्री से उधार ले, लेकिन चाहे उसी को उधार क्यों ना लेना पड़े, यानी लोन या फिर बोरोइंग्स ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन उसको वो इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी पड़ेगी ताकि देश में क्या है, ग्रोथ आए, ताकि देश में क्या है, डेवलपमेंट आए। तो ये आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं है, सरकार की इनकम पे जनरली डिपेंड नहीं होती। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं है, चाहे सरकार के पास पैसा है चाहे नहीं है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सरकार को करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जनरली कौन करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं। एक हम जैसे आम इंसान है ना, हम लोग करते हैं ना इन्वेस्ट बिजनेस पे, प्रॉपर्टी में, है ना, वही वाला है ना। तो जब एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड होगा, आपकी इनकम पे डिपेंड होगा। मेरी इनकम ज्यादा तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, मेरी इनकम कम तो मैं कम इन्वेस्ट करूंगी पैसा, सीधी सी बात है। तो वो मेरी इनकम पे डिपेंड होगा। यहाँ पे सरकार को वो इन्वेस्टमेंट तब भी करनी पड़ती है ना, मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न बोल लो, या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। चाहे सरकार को उस पर कुछ रिटर्न मिले चाहे ना मिले, चाहे प्रॉफिट वो कमा रही है चाहे ना कमा रही है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सरकार को करनी पड़ती है। जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे सरकार को कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, बट फिर भी सरकार को वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? ताकि देश में वेलफेयर हो सके, देश में ग्रोथ आ सके, देश में स्टेबिलिटी आ सके, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो याद रखना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सरकार को करनी ही करनी पड़ती है ताकि देश में ग्रोथ, डेवलपमेंट आ सके, देश में स्टेबिलिटी वगैरह जो है आ सके। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सरकार को करनी पड़ती है, चाहे पैसा है चाहे सरकार के पास चाहे नहीं है, चाहे उसको उससे रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सरकार को करनी ही करनी पड़ती है। लेकिन ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहे हैं तो वो क्यों करेगा इन्वेस्ट, वो किस पे डिपेंड होगा? ऑब्वियसली मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मैं वही इन्वेस्ट करूंगी। अगर किसी चीज पे मुझे रिटर्न ही नहीं मिल रहा, मैं उस पर प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगी, उस पर नहीं करूंगी, है ना, सीधी सी बात है। सो यहाँ पे सॉरी सो यहाँ पे मेरे बच्चे, एक इंडिविजुअल अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो किस पे डिपेंड होता है कि उसको उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको उस पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब फटाफट से डायग्राम देख लीजिए। चाहे सरकार के पास 0 रुपए है, चाहे कितना मर्जी उसके पास पैसा हो, अगर सरकार को 10 करोड़ रुपए देश पे लगाने हैं तो भाई लगाने ही है, चाहे सरकार को इसके लिए उधार ही क्यों ना लेना पड़े, यानी बोरोइंग्स ही क्यों ना करने पड़े, चाहे सरकार के पास कुछ भी नहीं हो, चाहे सरकार के पास पता नहीं कितना पैसा हो, ये फिक्स रहती है और कांस्टेंट रहती है, और पैरेलल किसके रहती है, एक्स एक्सिस के। अगर यहाँ बात करें, मेरी अगर इनकम इतनी तो मैं इन्वेस्ट इतना करूंगी, मेरी इनकम ज्यादा तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, मेरी इनकम और ज्यादा तो मैं और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, मेरी इनकम और ज्यादा तो मैं और इन्वेस्ट करूंगी। सो सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये आपकी क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर बनती है। कौन से एंगल पे बनती है? 45 डिग्री के जो है एंगल पे बनती है। अब बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है और सेविंग फंक्शन क्या है। इसको कराने से पहले एक छोटा सा जो है मैं आपको कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कंसेप्ट बिल्कुल नए हैं, 12th क्लास में आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है, बट फिर भी मेरा ये कर्तव्य है ना कि भाई मैं आपको हर एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज कराऊं, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सीयूटी के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनकम, यहाँ पे कंजम्पशन, और यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, सेविंग, बिकॉज हमें पता है इनकम का कुछ पोर्शन आप कंज्यूम करते हो और कुछ पोर्शन आप क्या करते हो, सेव। मान लो मैं साल का 5 लाख रुपए कमाती हूँ, ठीक है, तो मान लो मैंने 3 लाख रुपए कंज्यूम किया और 2 लाख रुपए क्या किया, बचाया। तो इनकम का कुछ पोर्शन आप कंज्यूम करते हो और कुछ पोर्शन आप क्या करते हो, सेव करते हो, है ना। तो देख लीजिए, अगर मान लो मेरी इनकम 0 है तो मेरी कंजम्पशन 0 नहीं होती, है ना। ऑब्वियसली बात है, अब कोरोना के समय में लोगों के पास पैसा नहीं था, क्या लोगों ने क्या खर्चना बंद कर दिया था? नहीं,
पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग, अपनी पास्ट सेविंग, अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालते। तो अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होती, लोग अपनी पास्ट सेविंग्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पास्ट सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको राजे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको बोला जाता है ऑटोनोमस सेविंग, जो कि माइनस एस बार से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, माइनस एस बार ये एरो है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है तो नो डाउट मेरे खर्चे भी जो है बढ़ेंगे, है ना, मेरे खर्चे भी जो है बढ़ेंगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी -10, मतलब पास्ट सेविंग्स इतनी यूज करी जा रही है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, जितना कमा रही उतना ही खर्च रही हूँ, सेविंग्स यहाँ पे क्या है, जीरो है। इसी को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है राजे, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी कंजम्पशन उतनी से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, क्योंकि लोग अब अपना पैसा बचाना शुरू कर देते अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हर कोई फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन पे थोड़ा, ऐसा नहीं कि कंजम्पशन कम करने बट उतनी स्पीड से आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स द पार्ट ऑफ देयर इनकम, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए वो बचाना शुरू कर देते हैं। तो यही क्या होता है, अब बात करते हैं व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन जो क्या शो करता है, जो एक रिलेशन को शो करता है बिटवीन कंजम्पशन और इनकम के बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशन को शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं राजे, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो वही है ना, जब इनकम इज जीरो, कंजम्पशन जीरो नहीं है, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम कंजम्पशन इक्वल होती है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद इनकम बढ़ती है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। ठीक है जी, अब इसका फटाफट से एक बार डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी वाई है, इसी को राजे आप लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हो। ये इनकम है, याद रख लो, लिख लेना कहीं पर भी, इनकम को ही आप लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो, लाइन ऑफ रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी एग्जाम। ठीक है जी, तो ये राजे दोबारा से देख लीजिए, ये आपकी इनकम है जिसको आप लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हो, जो कि 45 डिग्री के एंगल में बनेगी। अब कंजम्पशन बनानी है ना, जब इनकम जीरो कंजम्पशन जीरो नहीं होती है ना, कंजम्पशन जीरो नहीं होती है ना, ये आपकी कंजम्पशन गई, ये जीरो नहीं है। पीपल जो है पास्ट सेविंग्स का इस्तेमाल कर अपने बैंक से पैसा निकाल रहे ताकि अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर ले, इसी को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम कंजम्पशन क्या हो जाती है, इक्वल, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद इनकम तो बढ़ रही है, बस कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही। इनकम बढ़ रही है बट कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, है ना। तो ये आपकी क्या है, कंजम्पशन कर्व है। क्या है राजा, आपकी कंजम्पशन कर्व। अब यहीं से ध्यान से सुन लीजिए, ये जो आपकी कंजम्पशन कर्व है ना, ये जो कर्व है, इसकी एक इक्वेशन होती है जो आगे आप न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल्स कोई नहीं छोड़ के जाना, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, चाहे वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, चाहे आपका वो नेशनल इनकम से हो, चाहे आपका यहाँ से हो एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये वाली डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो भी आप बात कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी हो। प्लीज ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ के जाने। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो बहुत एक्सट्रीम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है वो आएंगे, नहीं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड हो गए। अब यहाँ पे इस चैप्टर में बड़े छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है, नहीं छोड़ के जाना, नहीं छोड़ के जाना, नहीं छोड़ के जाना, करके जाना है, एट एनी हाउ करके जाना है। छोड़ोगे लास्ट में रिग्रेट करोगे, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, मैं सच्ची बता रही हूं, नहीं छोड़ के जाना, तो करके जाना प्लीज। ठीक है, तो देख लीजिए अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, फटाफट से देख लीजिए, कंजम्पशन फंक्शन की सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब होता है एमपीसी और वाई का मतलब होता है इनकम। यस, बी का मतलब लिख लो कहीं पर भी, वो क्या होता है आपका एमपीसी होता है। अब आगे चलिए राजेश, सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन क्या है, जो आपकी इनकम और सेविंग्स के बीच में जो रिलेशन को शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग फंक्शन। जो इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशन को शो करती है, जो सेविंग्स और इनकम के बीच में जो रिलेशन को शो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेविंग फंक्शन
ठीक है। अब याद रखना सेविंग को बनाने के लिए यू ऑलवेज नीड कंजम्पशन। मैं कैसे बता सकती हूँ यहाँ -20 है, जब मुझे कंजम्पशन पता होगा कि मेरी कितनी है। तो देख लीजिए, अब सेविंग फंक्शन की बात करें, जब इनकम जीरो होती है सेविंग उस टाइम पे नेगेटिव होती है। क्यों? बिकॉज पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, और इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑटोनॉमस सेविंग। उसके बाद देखिए एक पॉइंट ऐसा आता है, इनकम कंजम्पशन इक्वल होती है, सेविंग जीरो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी सेविंग्स भी एक टाइम के बाद बढ़ने लग जाती है। आप देख पा रहे हैं इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स भी बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। लोगों को लगता है कि भाई बस करो, अपने बच्चों के लिए, अपने की बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हर माँ बाप जो है फिर थोड़ा थोड़ा पैसा जो है जोड़ने लग जाता है ना। तो इनकम बढ़ती है तो एक टाइम के बाद आपकी सेविंग्स भी जो है राजे क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। अब इसी को फटाफट से डायग्राम की फॉर्म में देख लीजिए यार। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? इनकम, जिसको लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ये आपकी क्या है? कंजम्पशन कर्व, आपको पता ही है ना। ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं ना। यहाँ पे आपकी अगर बात करूं, यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम कंजम्पशन क्या है? इक्वल। लेकिन हमें क्या बताना है? सेविंग फंक्शन। सेविंग स्टार्टिंग में क्या आती है? नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव। इनकम जीरो कंजम्पशन जीरो नहीं। मान लो मैंने इनकम जीरो थी तो 20 रुपए खर्चे, तो कहां से निकाले? अपने पास सेविंग्स, अपने मान लो बैंक के खाते से निकाले, है ना। तो पास सेविंग इस्तेमाल करो, तो जितनी मेरी कंजम्पशन हो रही है उतनी ही मेरी सेविंग्स क्या हो रही है? नेगेटिव में। और इसी को बोलते हैं हम क्या? ऑटोनोमस सेविंग। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरी जब y इक्वल टू सी होती है तो इस टाइम पे मेरी सेविंग्स क्या होती है? जीरो होती है। सेविंग इस टाइम पे क्या होती है मेरे राजे? जीरो होती है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दूंगी? ज्वाइन कर दूंगी। उसके बाद मेरी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। क्यों? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, है ना। पीपल स्टार्ट सेविंग्स द पार्ट ऑफ देयर इनकम, इसलिए मेरी सेविंग्स जो है एक टाइम के बाद क्या होने लग जाती है? पॉजिटिव। नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव। यहाँ मेरी सेविंग नेगेटिव है, यहाँ मेरी सेविंग जीरो है, और आगे जो है मेरी क्या होती है? सेविंग पॉजिटिव। तो ये आपकी क्या है? सेविंग कर्व है। ये आपकी क्या है राजे? एस जो है वो क्या है? आपकी सेविंग कर्व है। क्या है राजे? आपकी सेविंग कर्व। अब सेविंग कर्व की भी एक इक्वेशन होती है, फटाफट से देख लीजिए इसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है सेविंग जो आपकी कर्व है, इसकी इक्वेशन होती है माइनस का एस बार, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी का y। देखो भाई हमने कंजम्पशन कर्व की क्या इक्वेशन पढ़ी थी? c इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। तो सेविंग फंक्शन की क्या इक्वेशन होती है? यहाँ पे माइनस का s बार, b की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस बी, और y का y। याद रखना b का मतलब होता है एमपीसी और 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। याद रखना b का मतलब होता है एमपीसी और 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है राजे? आपका एमपीएस जो है होता है। ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से करके जाने में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी चीजें जो है आज की क्लास में कवर कर दूंगी। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो अभी हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी ही थी। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है पूरे देश में कितनी डिमांड हो रही है, यानी पूरे देश में कितना खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में एक साल के अंदर, वो क्या होती है? आपकी एग्रीगेट डिमांड। और हमें पता है एडी के वैसे तो 4 कंपोनेंट्स है, बट एज पर आवर सिलेबस हमारे एडी के 2 ही कंपोनेंट्स है। वो कौन कौन से हैं? सी और आई जो है इसके कंपोनेंट्स है। सी का मतलब होता है कंजम्पशन फंक्शन, है ना। सी का मतलब होता है कंजम्पशन फंक्शन, जो किस पे डिपेंड है? आपकी इनकम पे। आपकी कंजम्पशन किस पे डिपेंड है? आपकी इनकम पे। यानी कहने का मतलब है, यहाँ वाई ले लेती हूँ, यहाँ सी लेती हूँ, या जब इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होती है, लोग हैं अपनी पास सेविंग्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। धीरे धीरे जब मेरी इनकम बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है तो लोगों के खर्चे भी जो है बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। और इनकम बढ़ती है उसके बाद, लेकिन कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो यही है सी का मतलब। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करी जा रही है, जो किस पे डिपेंड है? आपकी इनकम पे डिपेंड है। और आई का मतलब याद रखेगा, आई का मतलब यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी एग्जाम। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पे आई का मतलब क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, क्या होती है? याद रखना आई का मतलब, हमेशा याद रखना आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जिन्होंने भी ना, जो केनेस जी थे, जिन्होंने ये जो थ्योरी वगैरह दी है, उन्होंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ताकि बच्चों को कंसेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। इस वजह से यहाँ पे जो आई लिया गया है वो क्या है? याद रखना आई का मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक प्रोड्यूसर तो कर रहा है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं मशीन वगैरह को खरीदने के लिए, कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए, लेकिन वो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं है।
याद रखना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं, इनकम कितनी मर्जी चेंज हो लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इट रिमेन अनअफेक्टेड विद द चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने पर आपकी इन्वेस्टमेंट यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। याद रखना, आई मींस, आई का मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फटाफट से हमने क्या बात करी, एडी के दो कंपोनेंट्स है सी प्लस आई। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको इनकम चाहिए, बिना इनकम के ना आप कंज्यूम कर सकते हो ना इन्वेस्ट कर सकते हो, सीधी सी बात। इनकम होगी या कंजम्पशन आपकी होगी, आई मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, तो बस सी प्लस आई कर दो, सी प्लस आई 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 ऐड कर दो, तो ये आपकी क्या होगी, एडी आ गई। क्या आ गई राजे, एडी आ गई। अब फटाफट से इसका डायग्राम देखिए, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस वो सब कर लेना, नीचे इनकम और यहाँ पे लिख लेना चाहे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, सबसे पहले इनकम, इनकम के बिना कुछ नहीं है। ये आपकी क्या होती है राजे, इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कांस्टेंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी मान लो राजे है कंजम्पशन फंक्शन, है ना, आपको भी पता है कंजम्पशन फंक्शन, इनकम जीरो कंजम्पशन जीरो नहीं होती, आपको पता है वही वाली चीजें। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। उसके बाद देखिए एडी बनाते हैं, तो देखो एडी कहां पे बनेगी, देखो अगर मान लो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे मान लेती हूँ 10 है, कंजम्पशन आपकी यहां से ले लेती 20, तो एडी कितनी आ रही, 30, तो 30 आ रही, तो वो सबसे ऊपर बनेगी। ये आपकी क्या है राज्य, एडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई, इन दोनों का क्या है, वो कॉम्बिनेशन है, तो ये आपकी क्या है, एडी। याद रखिएगा, दिस इज एडी, जो बिल्कुल सी के पैरेलल में बनेगी और सी से क्या बनेगी, ऊपर बनेगी। क्लियर है एकदम। चलिए जब अब आगे चलिए एग्रीगेट सप्लाई की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है। एग्रीगेट मतलब पूरे देश की बात करी जा रही है, सप्लाई मतलब किसकी सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज की। पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, जो कि कौन बना रहे, प्रोड्यूसर बना रहे, है ना, हमारे देश में ही उसकी प्रोडक्शन हो रही है एक साल के अंदर, यानी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो देख लीजिए पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर बना रहा है, कहां पे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, मतलब देश की बाउंड्री लाइन में, यानी हमारे देश के अंदर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड यानी एक साल के अंदर। सो एएस की कंपोनेंट्स की अगर बात करें, देखो भाई हम जो भी सप्लाई करते हैं वो किस पे डिपेंड है, आपकी इनकम पे डिपेंड है। मैम इनकम पे कैसे डिपेंड है, देखो जितना पैसा होगा आपके पास आप उतना रॉ मटेरियल खरीद पाओगे, बिल्कुल, जितना रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी उतनी प्रोडक्शन कर पाऊंगी, बिल्कुल सही बात है, और जितनी प्रोडक्शन कर पाऊंगी उतनी ही क्या कर पाऊंगी, सप्लाई। तो एएस क्या है, वो किसके इक्वल है, वाई के जो है इक्वल है, और हमें पता है वाई को हम क्या बोलते हैं, सी प्लस एस बोलते हैं। तो क्या इस वाई की जगह जो है मैं सी प्लस एस लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो एएस की क्या कंपोनेंट्स आ गए, सी आ गया और एस आ गया। सी का मतलब याद रखना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो किस पे डिपेंड है, आपकी इनकम में, और एस का मतलब क्या होता है, सेविंग्स होती है, जो किस पे डिपेंड है, ऑब्वियसली आपकी इनकम पे। जितना आपके पास पैसा होगा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, सेविंग्स करोगे। तो यहां तक क्लियर है सबको। अब फटाफट से आइए इसकी टेबल पे आइए। ठीक है, सो एएस के अगर आपको पता है एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है और एएस इक्वल टू क्या होता है, वाई भी होता है। ठीक है, तो C प्लस एस भी होते तो यहाँ C हो गए, S हो गया। सो ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, इन दोनों को प्लस कर दो, 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 तो आपके पास क्या आ जाएगा, एएस आ जाएगा। लेकिन हमें पता है एएस इक्वल टू वाई भी होता है, तो आप सेम का सेम यहाँ पे डिट्टो का डिट्टो यहाँ पे लिख दो, बिकॉज एएस इज इक्वल टू वाई। टेबल इसलिए करवाई जा रही है आप लोगों को सीयूटी के लिए, क्योंकि कई बार आप लोगों को कैसे पूछ लिया जाता है, आप लोगों के पास मिसिंग फिगर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट्स से डैश, लेट्स से डैश, फाइंड आउट। ठीक है जी, कई बार मिसिंग फिगर के टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेटा छोड़ के कुछ नहीं जाना, टेबल्स वगैरह भी जो है आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखो हमें पता है ये आपकी क्या होती है, y, जिसको लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और ये भी पता है as इक्वल टू वाई, यानी जो y है यही हमारे लिए क्या होगी, as होगी। तो याद रखना यही आपके लिए इनकम है और यही आप लोगों के लिए क्या है, as है। क्या है आप लोगों के लिए, as है। चलिए जाइए अब आगे राज्य बात करते हैं, व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, ध्यान समझिए। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक टेबल है, एक शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब एक ऐसी टेबल है जो क्या शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करता है एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम।
ध्यान समझिए, व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो क्या शो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करता है एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये क्या होता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एक ऐसी शेड्यूल यानी टेबल है जो क्या शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करता है एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है जी। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका दो प्रकार का है, एक होता है एपीसी और एक होता है आपका एमपीसी। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बात करते हैं व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो फॉर्मूला देख लीजिए, एपीसी का क्या है, सी डिवाइडेड बाय में वाई। तो फॉर्मूला होता है एपीसी, मतलब डेफिनेशन की बात करूं एपीसी की, सो इट शोज अ रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये क्या है आपकी एपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला देख लीजिए, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है हमेशा एडिशनल या चेंज की बात करी जाती है। सेम फॉर्मूले के आगे अगर मैं चेंज लगा दूं यानी डेल्टा लगा दूं तो ये क्या हो जाता है आपका एमपीसी। सो एमपीसी क्या शो करता है, शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। यानी इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। तो फटाफट से आप देख लीजिए इसके जो कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे एक तो थोड़ा सा आपको कुछ होर्स टाइप ऑफ चीजें यहाँ पे जरूर बताऊंगी। देखो पहले तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि टेबल बनी कैसे। अगर आप देखोगे ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन है ना, नॉर्मल। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय में वाई। हमें एपीसी निकालना है और एमपीसी निकालना है ना। तो एपीसी का फॉर्मूला सी डिवाइडेड बाय में वाई है, तो सी डिवाइडेड बाय में वाई, सी डिवाइडेड बाय में वाई, सी डिवाइडेड बाय में वाई, सी डिवाइडेड बाय में वाई। तो ये आपका एपीसी आ गया। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई। तो यहाँ पे चेंज इन सी लिखते हैं, यहाँ पे चेंज इन वाई। चेंज इन सी कैसे निकालेंगे, पहला वाला तो देखो अगर जीरो पे इतनी है तो मुझे पता ही नहीं ऊपर क्या है, तो मैं निकाल नहीं सकती। तो पहले पहले वाले डैश हो गए। तो कितने से चेंज और आगे देखो कितने से, 40 से। कितने से चेंज आ रहा है, 40 से। कितने से चेंज आ रहा है, 40 से। तो चेंज इन सी आ गया। इनकम मुझे इससे ऊपर पता नहीं है ना। और अब देखो चेंज कितने से आ रहा है, 50 से। फिर कितने से आ रहा है, 50 से। फिर कितने से आ रहा है, 50 से। तो हर बार कितने से चेंज आ रहा है, 50 से। तो ये आपका चेंज इन सी आ गया। चेंज इन वाई एमपीसी निकाल दो। चेंज इन सी डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई, यानी 40 को डिवाइड बाय में 50, 40 को डिवाइड बाय में 50, 40 को डिवाइड बाय में 50। आप लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पे, एमपीसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एमपीसी। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को शेयर करनी है, मुझे ध्यान से समझिएगा ध्यान से। मैं ना आपकी जो एपीसी है यानी जो कंजम्पशन है, एपीसी जो है वो 1 से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे 1 का मतलब है इनकम, यानी इनकम से क्या ज्यादा हो सकती है क्या आपकी एपीसी यानी जो कंजम्पशन। अगर आप देख पा रहे हो क्या इनकम से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आपकी इनकम इतनी है लेकिन आपकी कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट सेविंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल हो सकती है, ये सिचुएशन हो सकती है। अब क्या आपकी एपीसी जो है इक्वल टू 1 हो सकती है, यानी आपके पास जितनी इनकम है आप उतनी ही कंजम्पशन कर रहे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपके पास जितनी इनकम है आप उतनी ही कंजम्पशन कर रहे हो, उस पॉइंट पे आपकी सेविंग जीरो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या आपकी कंजम्पशन जो है कम हो सकती है एज कंपेयर टू इनकम। हाँ हो सकती है, इनकम ज्यादा है बट कंजम्पशन यहाँ पे कम है। क्यों, क्योंकि बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। लोग जो अपना पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, आपकी जो एपीसी है वो कभी भी जीरो नहीं होती, आपकी कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती। अगर आप देखोगे इवन जब आपकी इनकम जीरो तो भी आपकी कंजम्पशन जीरो नहीं है, बिकॉज पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो याद रखना आपकी एपीसी कभी भी जीरो नहीं होती और आपकी एपीसी कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगी। क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव होती? अरे जब जीरो इनकम पर भी आपकी कंजम्पशन ना कभी जीरो हुई है ना नेगेटिव हुई है, तो याद रखना एपीसी कैन नेवर बी जीरो एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। इस चीज को कुछ पॉइंट जो है आप लोगों को पता होने चाहिए। अब याद रखना एमपीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, बस इतना याद रख लेना, आपकी एमपीसी 0 और 1 के बीच में लाई करती है ना, यानी 0 से कम भी नहीं होगा, यानी नेगेटिव में भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी, इन दोनों के बीच में लाई करती है। जैसे अगर आप यहाँ देख लो 80% यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, तो 20% बचाया जा रहा है ना, सीधी सी बात है। 80% कंजम्पशन है तो 20% यहाँ पे क्या है, सेविंग्स है। हमेशा याद रखना आपकी एमपीसी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एग्जाम, ठीक है, पता होना चाहिए आपको एमपीसी कहां लाई करती है। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या शो करती है,
प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग, डिफरेंट सेविंग्स को शो करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सो प्रोपेंसिटी टू सेव भी एक शेड्यूल है, एक टेबल है जो क्या शो करती है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स को शो कर रही है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सो इट इज अ शेड्यूल यानी टेबल जो क्या शो करती है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स को शो करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये आपकी क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव। ये भी दो प्रकार की, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इनकम पे आप कितनी सेविंग्स कर रहे हो, है ना, यानी ये क्या शो करता है, शोज द रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, है ना, ये क्या आपकी एपीएस। अब बात करते हैं व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल या चेंज की यहाँ पे आप बात करते हो, एडिशनल चेंज, है ना, यानी इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो डेफिनेशन की बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, which shows a ratio between shows रेशियो का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करना। इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम, है ना, इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। ये क्या है आप लोगों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। चलिए आइए फटाफट से देखिए एक चीज। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, एक चीज याद रखना, जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती है आप लोगों की कंजम्पशन अगर आप देख पा रहे हो कम होती जाती है। क्यों? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, कि भाई लोगों को लगता है कि भाई अपना पैसा बचा ले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। आपकी एमपीसी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आपकी एमपीसी यहाँ तो देखो कांस्टेंट लग रही है, लेकिन एमपीसी बढ़ती नहीं है, एमपीसी कम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आ सकता है कि जब इनकम बढ़ती है तो क्या एमपीसी कम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, यानी कंजम्पशन कम हो जाती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बहुत खर्चा हो गया, अब थोड़ा बचा लो भाई, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्यूचर शादी ब्याह करना है उसके लिए, है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए जी, अब प्रोपेंसिटी टू सेव का टॉपिक जिसमें हमें एपीएस और एमपीएस पढ़ना है, तो देख लीजिए आपकी इनकम है, कंजम्पशन। अब एपीएस के लिए फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय में वाई, तो मुझे यहाँ पे एस भी चाहिए, तो ये आपका एस डिवाइडेड बाय में वाई, 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 तो आप लोगों का आंसर जो है ये आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अब मुझे एमपीएस भी चाहिए, एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई, तो चेंज इन एस कर लो, इन इसका पहले वाला का तो डैश कर दो, है ना, पहले वाला डैश, क्योंकि ऊपर मुझे नहीं पता, अब इसको चेंज कर लो, -10 माइनस का 20 माइनस का 10 प्लस का 20, आंसर कितना आ गया 10। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चेंज इन एस आपका ये आ गया। अब इसमें से कर दो जीरो में से, 0 माइनस का 10, तो 0 प्लस का 10, आंसर कितना आ गया 10। तो कितने से चेंज आ रहा है 10, कितने से चेंज आ रहा है 10, तो 10 अब इनकम पहले वाला डैश कर दो, पता ही नहीं ऊपर क्या है, तो कैसे चेंज निकालू। अब यहाँ 50 से यहाँ 50 से और यहाँ पे भी 50 से सेव आ रहा है, मतलब सॉरी इनकम आ रही है आपकी, चेंज इन इनकम। अब एमपीएस का फॉर्मूला चेंज इन एस डिवाइड बाय में वाई, चेंज इन एस डिवाइड बाय में चेंज इन वाई, यानी 10 डिवाइड बाय में 50, 10 डिवाइड बाय में 50, 10 डिवाइडेड बाय में 50, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.2 जो है आपका हर बार आ गया। अब कुछ हॉट्स के क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आप देख लीजिए। पहला आप देखिए, क्या आपकी एपीएस नेगेटिव हो सकती है? क्या आपकी एपीएस नेगेटिव हो सकती है? यस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपकी सेविंग जो है नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए आपकी एपीएस भी जो है नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट, क्या आपकी एपीएस 0 हो सकती है? यस हो सकती है, बिकॉज सेविंग्स कैन बी 0। जब इनकम कंजम्पशन इक्वल होती है तो सेविंग 0 होती है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, इसी वजह से आपकी एपीएस भी 0 हो सकती है। उसके बाद, क्या आपकी एपीएस पॉजिटिव नंबर में हो सकती है? यस हो सकती है, बिकॉज आपको पता है एक टाइम ऐसा आता है कि इनकम तो बढ़ती है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, तो आपकी सेविंग्स बढ़ने लग जाती है, तो आपकी एपीएस भी बढ़ने लग जाती है, यानी अगर आप देख रहे हो आपकी एपीएस पॉजिटिव है। और इसके अलावा आप एक चीज देखिए, जैसे जैसे राजे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, मेरी एपीएस भी देख रहे हो बढ़ रही है, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, बढ़ रही है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि सेविंग्स भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई अब बचाना है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो एपीएस भी बढ़ने लग जाती है। अब याद रखना, जो आपका एमपीएस है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और इन दोनों के बीच में हो सकता है, ना ही कभी नेगेटिव होगा, ना ही 1 से कभी ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होने का मतलब कभी भी इनकम से ज्यादा भी नहीं होगा। 1 का मतलब हमेशा याद रखना इनकम होता है, ठीक है। तो यहां देख लीजिए कि आप 20% क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो 80% आप क्या कर रहे हो यहाँ पे खर्च कर रहे हो।
ठीक है, अब फटाफट से कुछ प्रूव करके दिखा देते हो। एपीसी प्लस एपीएस हमेशा याद रखना है इक्वल टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। यहाँ पे हम प्रूव करते हैं एपीसी यानी जिसको सी प्लस सी डिवाइडेड बाय में वाई लिख सकते हैं, एपीएस का फॉर्मूला एस डिवाइडेड बाय में वाई है ना, वाई से वाई एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे वाई 1 सी आया, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे एस आया, और हमें पता है y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो क्या इसकी जगह मैं खाली y लिख सकती हूँ, तो काट दिए तो आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया है ना। तो याद रखना एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू भी 1 होता है। एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी डिवाइड बाय में चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस डिवाइड बाय में चेंज इन वाई। चेंज इन वाई का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आया चेंज इन सी प्लस यहाँ पे आया चेंज इन एस है ना। जब y इक्वल टू सी प्लस एस हो सकता है तो चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस हो सकता है, तो इसकी जगह मैं चेंज इन y लिख सकती हूँ डिवाइड बाय में चेंज इन y। आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये अच्छे से करके जाइएगा। अब प्लीज आप लोगों से एक चीज, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं मैं, ये तो मैंने आपको बता दी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स भी बढ़ने लगती है, एपीएस बढ़ने लगती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। वैसे आपका एमपीएस यहाँ तो कांस्टेंट है, लेकिन आपका एमपीएस भी बढ़ सकता है। याद रखना जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स द पार्ट ऑफ देयर इनकम। लोग अपना पैसा क्या करने लगते हैं, बचाना शुरू करते हैं। अब प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाइएगा। मैं 2-3 चीजें करवा रही हूँ सिर्फ, बाकी प्लीज आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज है जहाँ पे कंसेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, बहुत सारे बच्चे होंगे मैम प्रैक्टिस भी करवा दीजिए न्यूमेरिकल्स की, आपने इंपॉर्टेंट बातें तो बता दी है बट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करवाई आपने। करवाऊंगी, जितना हो सके उतना करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें जो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एक बार मेरी ना तांडव सीरीज जरूर देखना। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अपने लिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि आप लोगों का कहाँ फायदा हो रहा है। मैं आपको एक गाइडेंस दूं, जो मर्जी बोलो है ना, एक छोटी सी राय दूंगी, सजेशन दूंगी। प्लीज न्यूमेरिकल्स करके जाइएगा। जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आते न्यूमेरिकल्स और जिसको रिवाइज करने हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स रिवाइज करने हैं, वो एक बार मेरी तांडव सीरीज के चैप्टर्स एक बार जाके खोल के देख लीजिएगा। राजे मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, वो अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और सीयूटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है, और इस तरीके का आएगा कि आपने एक बार वो कर लिया ना, आपको कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आने वाली है, आई गारंटेड यू। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे देखिए आपके पास इनकम इतनी गिवन है, कंजम्पशन इतनी गिवन है, आपको यहाँ पे एपीएस निकालना है। हमें इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन, एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस डिवाइडेड बाय में वाई। लेकिन मेरे पास एस तो गिवन ही, लेकिन मेरे पास इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। इनकम कितनी गिवन है 1000, कंजम्पशन कितनी गिवन है 750 है ना 750, और सेविंग्स मुझे निकालनी। इधर उधर करके सेविंग्स मेरी कितनी आ रही है 250 आ रही है। सेविंग 250 डिवाइडेड बाय में इनकम कितनी 1000, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करके जाइएगा। यहाँ पे आपको एडी निकालना है। एडी के कंपोनेंट सारे रहते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का एम, है ना। यहाँ पे आपके पास C गिवन है, ये आपके पास I गिवन है, ये आपके पास G गिवन है, ये आपके पास X गिवन है, और ये आपके पास M गिवन है। सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है राजे, ये ऐसी चीजें ना अच्छे से करके जाइएगा। मैं आपको जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज करके जाएगा। यहाँ पे आपके पास MPS 20% गिवन है, ठीक है, आपके पास ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है। आपको यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन निकालना है ना, मैंने आपको बताया भी था। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C बार प्लस B वन, ये हमें निकालना है। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी गिवन है आपके पास 100 गिवन है। B का मतलब होता है MPC। जब आपके पास MPS 20% है तो MPC कितना होगा 80% ना। 80% का मतलब क्या हुआ, 80% का मतलब हुआ 0.8 हुआ, मानते हो। जब MPS 20% है तो MPC कितना हुआ 80%, बिकॉज हमें पता है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, तो यहाँ 80% मतलब 0.8। और इनकम गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो इनकम का इनकम। तो क्या आ गई आपकी इक्वेशन, ये वाली आ गई इक्वेशन, है ना। सॉरी, यहां तक आ गई राजा, इक्वेशन आ गई, सबको इजी है। चलिए जी,
अब आगे बेटा यही क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लीजिएगा कि यहाँ पे सेविंग फंक्शन निकालना है, आपके पास कंजम्पशन फंक्शन गिवन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, है ना। 500 प्लस 0.5y सेविंग फंक्शन निकालना है, तो माइनस का 500, ये आपके पास एमपीसी इतना है तो एमपीएस भी आपका इतना आएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो राजीव मैं आपसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज प्लीज ठीक है, प्लीज आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाएगा, और ये भी अच्छे से करके जाएगा मिसिंग फिगर के जो क्वेश्चंस रहते हैं। मिसिंग फिगर नहीं छोड़ के जाना। कैसे आ जाते हैं, कई बार 3 चीजें गिवन है आपके पास, ये भी गिवन है, आपको ये दोनों निकालने को बोल दिया गया, डैश डैश करके क्वेश्चन मार्क लगा के, छोड़ के नहीं जाना है, करके जाना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो करके जाने हैं। न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है मैडम, आपने प्लीज करवा दीजिए न्यूमेरिकल्स, मैंने करवाए हैं, प्लीज एक बार टांडा सीरीज में जाइए और कर लीजिए। यहाँ पे मैं जितने कंसेप्ट आपके वो फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छे से करके जाएगा, इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएगा। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ क्वेश्चंस है स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो फटाफट से, ये घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। ये घर पे क्वेश्चन जरूर करके देखने हैं, ठीक है। ये स्पेशली ऐसे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस जरूर 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 करके जाना, ठीक है। आपको दिख गया होगा, ठीक है। ओके जी, चलिए अब अगले चैप्टर पे आ रही हूँ मैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का जो है आप लोगों का जो है चैप्टर है। यहाँ पे मैं एडीएएस अप्रोच के बारे में बात कर रही हूँ। व्हाट इज एडीएएस अप्रोच, आप लोगों को पता है। सबसे पहले यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी करा दी आपको। पूरे देश में कितनी डिमांड है, यानी पूरे देश में कितना खर्चा किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, है ना। एक साल के अंदर एडी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है सी प्लस आई। सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, एक हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। और याद रखना यहाँ पे जो आई है वो कौन सी आई है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कौन सी आई है, ऑटोनॉमस है, इंड्यूस्ड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जाइए अब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। पूरे देश में कितनी सप्लाई है, पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, कौन कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर, एक प्रोड्यूसर बना रहा है। एक साल के अंदर हमारे देश की बात करी जा रही है, एक साल के अंदर एएस के कंपोनेंट्स आपको पता है। एएस के कंपोनेंट्स अभी आपको रिसेंटली बताया था, एएस जो है वो इक्वल टू वाई होता है। क्यों, क्योंकि जितनी इनकम होगी उतना रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल उतनी प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन उतनी ही आप क्या कर पाओगे, सप्लाई। और वाई का मतलब सी प्लस एस होता है, इसलिए जो है मैं वाई की जगह सी प्लस एस लिख सकती हूँ। इसलिए एएस के 2 कंपोनेंट्स याद रखना, वो क्या बन गए, एएस इक्वल टू सी प्लस एस। तो याद रखना एएस इक्वल टू वाई भी होता है और एएस इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है। सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपकी इनकम पे डिपेंड रहती है, इनकम जीरो कंजम्पशन जीरो नहीं होती, वही सब। और एस का मतलब याद रखना क्या रहता है, सेविंग्स। एस का मतलब क्या रहता है राजे, सेविंग। तो फटाफट से अब डायग्राम और टेबल के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कहां पे जो है हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। याद रखना इक्विलिब्रियम को निकालने के जो है 2 मेथड, 2 अप्रोचेस रहती है। एक होता है एडीएएस अप्रोच और एक रहती है आपकी एसआई अप्रोच। दोनों अप्रोचेस रहती हैं इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देख लीजिए यार, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई और एएस क्या होता है, इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे सी भी चाहिए, आई भी चाहिए, है ना। इनकम है, कंजम्पशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी विद द चेंज इन इनकम। अब एडी निकाल लीजिए, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई सी प्लस आई सी प्लस आई कर दिया तो आपका एडी आ जाएगा। एएस इक्वल टू वाई है तो सेम वाई जो है यहाँ पे क्या कर दिएगा, लिखेगा। हमारी इकोनॉमी कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एडी और एएस क्या है, इक्वल है। और ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये क्या आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है जी। अब इसी को डायग्राम से देख लीजिए, ये आपकी क्या होती है, वाई होती है, और यही मेरे लिए क्या होती है, एएस होती है। ये आपकी क्या होती है, एडी होती है। ये आपका कह रहा है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ना। और ये क्या है आपकी इक्विलिब्रियम का इनकम, है ना। ओवर इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, याद रखिएगा इस चीज को अच्छे से, ठीक है। यहां तक हमने डन कर लिया। अब फटाफट से इसकी वॉल्यूशंस अजम्पशंस देख लीजिए। देखो भाई, वैसे तो एडी और एएस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ये सिचुएशन हो सकती है राजे, या फिर ये वाली सिचुएशन जो है हो सकती है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे लोगों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। देश में डिमांड बहुत है और पीछे से सप्लाई ही नहीं है, तो अब क्या करे, एक प्रोड्यूसर जो है भाई अपना पैसा इन्वेस्ट करे, सप्लाई को बढ़ाए,
है ना, क्योंकि हमें तो इक्विलिब्रियम पे आना है, हमें तो इक्विलिब्रियम पे आना है। तो प्रोड्यूसर कुछ टाइम के लिए पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, ज्यादा जो है वो सप्लाई कर पाए, ताकि देश में जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़े, यानी सप्लाई बढ़े और जो है वापस जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आ जाए। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा, यानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है जो माल बिक नहीं रहा है। तो प्रोड्यूसर कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट क्या करे, कम करे, ताकि प्रोडक्शन कम हो। इन्वेस्टमेंट कम मतलब रॉ मटेरियल वगैरह कम खरीदे, ताकि प्रोडक्शन कम हो, सप्लाई कम हो और वापस जो है हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर आ जाए। तो याद रखना कैसे ये वॉयलेशंस है और कैसे हम वापस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आएंगे, ये हमने जो है यहाँ पे क्या कर लिया राजे, बात कर लिया। अब कुछ एजम्पशंस देख लीजिए फटाफट से कि क्या क्या एजम्पशंस है। सबसे पहले याद रखना ये शॉर्ट पीरियड में हम इसको स्टडी करते हैं, यहाँ पे इकोनॉमी को क्लोज माना जा रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी फॉरेन ट्रेड की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, है ना, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा, और जो भी चेंज आएगा वो इलास्टिक का मतलब जो भी चेंज आएगा वो एएस में आएगा। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे सप्लाई कम थी तो हमने क्या बात करी, सप्लाई को बढ़ाओ। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी तो हमने क्या बात करी, सप्लाई को क्या करो, कम। यानी जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ सप्लाई के अंदर चेंज आएगा, यानी एग्रीगेट सप्लाई यानी एएस में चेंज आएगा, एडी में नहीं। चलिए अब आगे चलते राजे, एसआई अप्रोच की बात करते हैं, है ना। एसआई अप्रोच मतलब सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो भाई सीधी सी बात है, जितना आप पैसा सेव कर रहे, मैं बचा रही, मैं मान लो जितना भी बचा रही, मेरी इनकम मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है, और लेट्स से मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और मैंने 8 लाख रुपए, मान लो मैंने 6 लाख रुपए खर्च दिया, तो 4 लाख रुपए मैं क्या कर रही हूँ, साल का बचा रही हूँ। तो मैं जितना भी सेव कर रही हूँ, पैसा बचा रही हूँ, वही पैसा मैं आगे जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगी, कहीं पे भी इन्वेस्ट करूं, किसी प्रॉपर्टी में, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, कहीं पर भी इन्वेस्ट करूं, तो वो कौन सा पैसा इन्वेस्ट करूंगी, जो मैं सेव कर रही हूँ, है ना। तो सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो पैसा आप सेव करते हो वही पैसा आप आगे जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो, चाहे मैं आप किसी बिजनेस में कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी में, कहीं ना कहीं आप उस पैसे को क्या करते हो राजे, इन्वेस्ट करते हो। दैट तो यही बोला जा रहा है, जो आपकी सेविंग्स है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी। अब पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्स एंटे सेविंग्स क्या होती है ना, एक्स एंटे सेविंग शुड बी इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान या फिर डिजायर, जो आप प्लान कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो कि भाई मुझे इतना पैसा बचाना है, वही जो है आपकी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वही आपकी प्लान इन्वेस्टमेंट या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैंने सोचा कि भाई इस साल तो मुझे 4 लाख रुपए बचाने ही बचाने, ये मेरे डिजायर थी, प्लान किया, वही पैसा मैं आगे जाके क्या करूंगी, कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट करूंगी। तो एक्स एंटे का मतलब याद रखना प्लान्ड होता है, डिजायर्ड होता है। अगर पूछा जाए एक्सपोज्ड क्या होता है, एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल, एक्सपोज सेविंग्स का मतलब है एक्चुअल आपने कितना सेव किया। डिजायर तो थी कि 4 लाख बचाऊंगी, लेकिन एक्चुअल में मान लो मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए बचाया, समझ रहे हो। एक्सपोज मतलब एक्चुअल आप कितनी सेविंग्स करो, एक्सपोज इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक्चुअल में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो याद रखना एक्स एंटे मतलब डिजायर्ड, प्लान्ड जो आप कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, और एक्सपोज का मतलब क्या है, जो एक्चुअल की आप यहाँ पे क्या करते हो, बात करते हो, ठीक है। तो भाई ये सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एस का मतलब सेविंग्स है, आई का मतलब आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट होती है। और याद रखना यहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही रहेगी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चल जी, सेविंग्स के लिए आई नीड कंजम्पशन, वाई सी एस, और यहाँ पे कितना आ गया, आई कर देना। इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कह रहे थे कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होती विद द चेंज इन इनकम, है ना। बाकी तो आप लोगों को नॉर्मल दिख ही रहा होगा कि इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, सेविंग पहले नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव है। कहां पे एस इज इक्वल टू आई, ये ना, यहाँ पे जो है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल है, और ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्या है राजे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसका डायग्राम फटाफट से देख लीजिए, ये आपके लिए क्या है, इनकम है ना, एस इक्वल टू आई बताना ना, ये आपके लिए मान लो इन्वेस्टमेंट, आप इसको ना भी करो इनकम को तो कोई दिक्कत नहीं। और आपकी सेविंग्स क्या होती है, पहले नेगेटिव, जीरो एंड देन पॉजिटिव होती है। कहां पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, ये आपकी सेविंग कवर, यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स है, सॉरी ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी सेविंग्स है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, और ये जो ओवर है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। क्या है राजा, आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की हमने यहाँ पे क्या करिए, बात करिए। अब कुछ वॉयलेशंस की बात करते हैं। हमें पता है दैट सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट अगर नहीं है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है या फिर ये वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हमें तो कहा ना इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आ रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए, हमें कहा ना इक्वलिटी लेके आनी है दोनों में, यानी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लोग पैसा ज्यादा बचा रहे, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा सेविंग्स कर रहे हैं, मतलब खर्चा क्या कर रहे हैं, कम, डिमांड क्या कर रहे हैं लोग, कम।
जब देश में किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो बनाने वाला क्या बनाएगा, कम बनाएगा, प्रोडक्शन कम। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने मतलब देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएगी, कम। जब बन ही नहीं रहा सामान तो देश में प्रोडक्शन कम है तो देश में एम्प्लॉयमेंट कम। जब लोगों के पास काम नहीं तो लोगों के पास पैसा कम, पैसा कम तो लोग ऑब्वियसली बचाएंगे कम। यहाँ पे सेविंग ज्यादा थी, अगर बात करूं S इक्वल टू आई, ये इक्विलिब्रियम है ना। पहले क्या थी, सेविंग्स क्या थी, ज्यादा थी। अब धीरे धीरे जब सेविंग्स क्या होने लगी, कम 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 कम, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल, ये जो है राजे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा, यहाँ सेविंग्स कम यानी लोग पैसा कम बचा रहे, यानी खर्च ज्यादा रहे डिमांड ज्यादा। जब खर्च ज्यादा रहे डिमांड ज्यादा तो बनाने वाला ज्यादा बनाएगा, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोग बस काम आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग सेविंग्स करेंगे। एस इक्वल टू आई होनी चाहिए, यानी सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स पहले क्या थी, कम थी। अब धीरे धीरे जब सेविंग्स क्या होने लगी, बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी। तो ये जो है राज्य आपकी है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आने लगी। अब कुछ इफेक्ट शो कर रहे हैं इंजेक्शन और विड्रॉल का, जिसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान से समझना। हमें पता है हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब एडी और एएस क्या हो, इक्वल है ना। तो ये आपका एडी एएस होगा, यहाँ पे आपकी सारी चीज आ जाएंगी, जीरो लिख लो, ओरिजिन लिख लो, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी। याद रखना ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन उतना लोगों बस काम, जितना काम उतना पैसा, और जितनी प्रोडक्शन उतना ही देश का क्या होता है, जीडीपी होता है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए, ये आपके लिए इनकम, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, एएस भी बोलती हूँ। यही मेरे लिए एस है, ये मेरे लिए क्या है, एग्रीगेट डिमांड, ये इनिशियल वाली है। तो ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, सबको वाई से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, अगर पहली सिचुएशन देख लेते हैं, इंजेक्शन का मतलब है देश में पॉजिटिव सिचुएशन है, देश में लोगों के पास डिमांड अच्छी है, देश में प्रोडक्शन अच्छी है, लोगों के पास पैसा अच्छा है, वो वाली सिचुएशन। तो यहाँ पे लोगों की डिमांड क्या है, ज्यादा, इंजेक्शन की सिचुएशन है तो डिमांड ज्यादा है ना। तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, जो कि बढ़ रहा है, क्योंकि देश में डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों के पास काम आएगा, काम आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और देश का जीडीपी भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा, इसी को हम इंजेक्शन या फिर फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। अब दूसरा है विड्रॉल, जिसको लीकेजेस भी बोला जाता है, इसी को हम लीकेजेस बोलते हैं, यानी देश में प्रोडक्शन कम हो रही है, लोगों की डिमांड कम है, वो वाली सिचुएशन की डिमांड नहीं है तो देश में प्रोडक्शन वगैरह जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वाली सिचुएशन ले लेते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, यहाँ पे कम है ना, लोगों की डिमांड यहाँ पे क्या आ रही है राजे, कम। तो आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ये है ना, ये आपकी एएस, ये आपकी एडी, जहां पे एडी एएस इक्वल है, ये है ना। तो ये आपकी क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, जो क्या हो रही है, कम। देखो भाई, जब लोगों की डिमांड कम है तो देश में प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो लोगों बस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम, काम कम तो पैसा कम, और प्रोडक्शन कम तो देश का जीडीपी भी जो हम देख पा रहे हैं वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फ्रॉम ओ वाई से ओ वाई टू। इसी को लीकेजेस, विड्रॉल या फिर बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लाई, क्योंकि पीछे की तरफ जाना इज बैकवर्ड, आगे की तरफ जाना इज फॉरवर्ड। ठीक है, एम आई क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, यहां से आपको कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। कई बार क्या दिया जाता है, मान लो टेबल दे दी गई, ठीक है, यहां पे उन्होंने इसको डैश कर दिया, ठीक है, और इसको भी मान लो उसने डैश कर दिया, तो मतलब कुछ मिसिंग टाइप ऑफ कुछ चीज पूछ सकता है यहाँ से आपसे, है ना। तो कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, छोड़ के मत जाना, यही आपका। चलिए जी, अब बात करते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब होता है गुना, यानी कितने गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो भी सरकार देश में पैसा लगा रही है, यानी इन्वेस्ट कर रही है देश के ऊपर, उससे कितने गुना, है ना, कितने, जो भी सरकार देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है उससे कितने गुना, मल्टीप्लायर मतलब कितने गुना देश में इनकम का जनरेशन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं राजे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो याद रखना, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि जो भी सरकार देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है उससे कितने गुना देश में इनकम का जनरेशन हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बाकी अभी टेबल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो भी सरकार देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है उससे कितने गुना देश में इनकम का जनरेशन होता है, दिस इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला देख लीजिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय में चेंज इन आई, है ना, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार तो उससे कितने गुना देश में इनकम का जनरेशन हो रहा है। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, वाई का मतलब इनकम, ये होता है फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। फॉर्मूला देख लीजिए, चेंज इन वाई डिवाइड बाय में चेंज इन आई। इसके अलावा राजे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो और फॉर्मूलेज रहते हैं जो आपको करने हैं, जरूरी है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले। फॉर्मूला देख लीजिए, k इक्वल टू 1
डिवाइडेड बाय में 1 माइनस एमपीसी, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक और फॉर्मूला होता है एमपीसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ये। तो ये दो फॉर्मूलेज और हैं, मतलब टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, जो आपको अच्छे से करके जाने हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब कंसेप्ट देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं, हमारे देश की सरकार 100 करोड़ पे लगा रही, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने खर्चे करती है सरकार देश के ऊपर। तो मान लो सरकार ने 100 करोड़ पे देश पे लगाया, और एमपीसी 0.5 है, यानी देश में कंजम्पशन कितनी हो रही है 0.5, तो मतलब सेविंग भी कितनी होगी 0.5 ही, है ना, मानते हो? जितनी कंजम्पशन उतनी ही सेविंग, मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अगर कंजम्पशन 50% है तो सेविंग्स भी आपकी कितनी होगी 50%। अगर कंजम्पशन यहाँ पे होती है 80% तो सेविंग्स कितनी होती है 20%। अगर कंजम्पशन यहाँ पे होती है 40% तो सेविंग्स कितनी होती है आपकी 60% वगैरह। आपको पता है यहाँ 50 है तो वो सेविंग्स भी आपकी कितनी है 50। तो यहाँ पे भी ये 0.5 ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी 0.5, आधा आधा 50-50%। देखो भाई, पहले राउंड की बात करूं तो देश की सरकार कितना पैसा लगा रही देश में 100 करोड़, तो घूम फिर के पैसा किसमें आएगा देश के ऊपर ही, है ना। सरकार ने मान लो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने 100 करोड़ पे सरकार ने इन्वेस्ट किए, तो किसी की तो इनकम हुई, किसी के पास क्या आया पैसा है। उसने क्या किया, जब उसके पास पैसा आया तो उसका वो आधा वो खर्च रहा है और आधा क्या कर रहा है अपनी जेब में दबा रहा है, यानी आधा वो क्या कर रहा है बचा रहा है। अब आधा जो वो खर्च रहा है उसके लिए खर्चा है, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो वो क्या है इनकम। मेरे लिए खर्च है, मैं खर्च रही हूँ, लेकिन सामने वाले के लिए क्या इनकम है, यानी देश में फिर से जो है इतने की क्या हो रही है इनकम जनरेट हो रही है, जिसका लोग आधा खर्च रहे हैं, आधा क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं। अब मेरे लिए इतना खर्चा है, लेकिन किसी सामने वाले के लिए वो क्या है इनकम, किसी सामने वाले के लिए वो क्या है इनकम है, जिसका वो आधा खर्च रहे और आधा क्या कर रहे बचाए। मैडम ये प्रोसेस कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक देश की सरकार ने कितना पैसा लगाया देश में 100 करोड़ लगाया, तो देखते हैं कितने गुना देश में इनकम जनरेट हुई। अब हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी देश की सरकार अगर 100 करोड़ पे देश में लगा रही है तो उससे कितने गुना देश में इनकम का जनरेशन हो रहा है, हमें ये जो है यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय में चेंज इन है ना। तो इन्वेस्टमेंट कितने की बना है 100 करोड़, देश की सरकार ने 100 करोड़, तो हमें ये निकालना है चेंज इन वाई निकालना है। चेंज इन वाई हमें क्या करना है निकालना है कि कितने गुना देश में इनकम का जनरेशन एक्स। तो पहले मुझे मल्टीप्लायर भी पता होना चाहिए कि कितने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितने गुना, तो ही मैं चेंज इन वाई निकाल पाऊंगी। अब मुझे पता है के का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मेरे पास एमपीसी की बना 1 माइनस का एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.5, तो यहाँ कितना आया 1 0.5 बचा, सॉल्व कर दो 1 5 ऊपर चढ़ गया 10, आंसर कितना आ गया 2, यानी 2 गुना देश में पैसे का जनरेशन हो रहा है, यानी जितना भी सरकार ने पैसा लगाया है उससे 2 गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है। 2 गुना मतलब 100 है तो 2 यहाँ 2 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200 करोड़, 200 करोड़, यानी चेंज इन वाई यहाँ पे कितना आ गया रुपीस का 200 करोड़। यानी अगर देश की सरकार 100 करोड़ लगा रही है तो उससे 2 गुना देश में पैसा जनरेट हो रहा है 200 करोड़, जिसका आधा लोग क्या कर रहे हैं खर्च रहे हैं और आधा क्या कर रहे हैं लोग बचा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, आपके कंसेप्ट अच्छे से होने चाहिए कि जितना देश की सरकार देश पे पैसा लगा रही है उससे 2 गुना देश में इनकम का जनरेशन हो रहा है, उसका आधा लोग खर्च रहे हैं तो आधा लोग क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं। तो किस तरीके से प्रोसेस चलता है अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देश की सरकार जो है पैसा इन्वेस्ट कर रही है देश में, उसके बाद देश में इतनी इनकम आती है, उसके बाद लोग क्या करते हैं खर्च करते हैं, है ना। तो जितना खर्च कर रहे हैं वही घूम फिर के वापस से क्या बन जाती है इनकम बन जाती है ना, तो वही घूम फिर के वापस से क्या बन जाती है इनकम बन जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो जी हमने यहाँ पे क्या करी है राजे बात करी है, यहाँ तक ठीक है। यहां तक मुझे बताइए किसी भी बच्चे को कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आगे चल सकते हैं अब हम। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे जो आपका एमपीसी है और एमपीएस, अगर बात करें एमपीसी और के के बीच में क्या रिलेशन है और आपका एमपीएस और के बीच में कैसा रिलेशन है, मुझे आप लोग फटाफट से बताइए। हाँ जी भाई, एमपीसी और के बीच में कैसा रिलेशन है और एमपीएस और के बीच में कैसा रिलेशन है, आप मुझे बताइए। मैं आपको बहुत जरूरी चीज बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए लिख लेना। एमपीसी और के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है और एमपीएस और के बीच में याद रखना एक नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपका एमपीसी बढ़ता है तो के आपका बढ़ेगा, अगर आपका एमपीसी कम होगा तो
के आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब आपका एमपीएस बढ़ता है तो के यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन नेगेटिव। अगर आपका एमपीएस कम होता है तो के आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। और एक छोटा सा, अच्छा ये फॉर्मुलेज अच्छे से करके जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जितने भी फॉर्मुलेज है वो इसके अंदर है आपके। अब याद रखना जो आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किसके बीच में लाई करता है, जीरो और इंफिनिटी। जीरो के बीच में कभी भी नहीं। बेटा एक बात बताओ, देश की सरकार जितना पैसा देश में लगा रही है 100 करोड़, तो कम से कम देश में 100 करोड़ तो रहेगा ही रहेगा ना। और उससे कितने गुना आगे तक जा सकता है, इंफिनिटी तक। कम से कम 100 तो करोड़ तो रहेगा ना, यानी वन मतलब उतनी इनकम है ना। कहने का मतलब है जितना देश की सरकार लेगी कम से कम उतना तो देश में रहेगा ही रहेगा, और वो जो है इंफिनिटी तक जाएगा। जीरो नहीं, ये नहीं कि सरकार ने 100 करोड़ लगाया देश में आके वो जीरो बन गया, ऐसा नहीं होगा। जितना देश की सरकार देश में पैसा लगा रही उतना तो पैसा देश में आया ही है ना, यानी 100 करोड़ तो आया ही है ना, यानी वन। और वो कितने गुना देश में इनकम जनरेट हो रहा है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वगैरह वगैरह। तो वो एक अलग हो गया, यानी इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये राजे प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये छोटा सा क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। इफ द रेशियो बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएल जो है, आप लोगों के पास क्या गिवन है यहाँ पे, 4:1 गिवन है। कितनी रेशियो गिवन है राजे यहाँ पे, 4:1। तो अगर आप देखोगे एमपीसी और एमपीएस की जो है रेशियो गिवन है 4:1, तो यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू बताइए क्या रहेगी, 4, इन दोनों को प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में 5 आया। और एमपीएस की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, एमपीएस कितना है 1, और इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय में 5। सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय में 5, आई गेस आपका आता है 0. मुझे बताना क्या आएगा, 0.8 बनता है, और यहाँ पे 0.2 बनेगा, चाहे शायद तक चेक कर लेना, 0.2 ही बनेगा मेरे को नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू, यानी आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। कोई भी फॉर्मूला लगा दो यार, मैं ये वाला लगा देती हूँ, इजी हो गया है ना। कितना है 0.2, ठीक है, तो 2 ऊपर चढ़ गया 10, आंसर कितना आएगा 5। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। 4 ऑप्शन दे दीजिए, 4, 5, 3, 2, तो पता होना चाहिए क्या आ गया आंसर 5। प्लीज मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आपको इस चैप्टर के पीछे के न्यूमेरिकल्स दिखते हैं, देख लो आपके सामने है। ये प्रैक्टिस नहीं करी तो देख लेना, नहीं करी तो देख लेना। सुन रहे हो, अच्छे से करके जाना, छोड़ना नहीं। सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं कवर करे, बाकी सब कुछ कवर कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ पा रहे हो। और न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं वो सिर्फ आपको बता दिया गया, टर्न ऑफ सीरीज में जाओ, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नहीं बनता है। वहां पे मैंने A to Z न्यूमेरिकल्स कवर कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना, जाके देख लेना। लेकिन पहले ये देख लो, अपने फटाफट से कंसेप्ट रिवाइज कर जाओ, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स है, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स है। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बढ़िया से समझा रही हूँ, जो आपके सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना घर पे, पहले बता रही हूँ। ये जितने भी आप लोगों को एमसीक्यूज दिख रहे हैं, वैसे आपको पीडब्ल्यू ऐप पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। जो बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो पीडब्ल्यू ऐप पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, देख लो। देख पा रहे हो, आपको ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आई फटाफट से अब जो लास्ट चैप्टर है इसको भी कर देते हैं खत्म। फटाफट से देखिए चैप्टर, देखिए कौन सा है आपका, फटाफट से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का जो चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले मुझे बताइए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, विलिंग है। दूसरा एबल है, यानी उनको काम आता है और उनके पास काम है भी, सी दे आर गेटिंग वर्क। जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी वेज रेट चल रही है उस वेज रेट पे वो काम कर भी रहे, यानी एम्प्लॉयमेंट मतलब उनके पास काम है, दे आर विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, एबल टू वर्क यानी उनको काम आता है, और वो आर गेटिंग वर्क, उनके पास काम है भी सही। वो क्या होती है एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब बात करते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, यानी ऐसे लोग काम तो करना चाहते हैं, they are willing to do work, काम आता भी है, able to do work, but the problem is they are not getting work, उनको काम मिल नहीं रहा है, और वो किसी भी जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है, but the problem is they are not getting work, उनको काम मिल नहीं रहा है। अब बात करते हैं what is full employment। full employment क्या होता है, full employment का मतलब है जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों के पास काम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन
ध्यान से, इट डज नॉट मीन द सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है। कोई भी बेरोजगार ना होने का मतलब, अगर मैंने बात करी देश में अगर 143 करोड़ के आसपास जनसंख्या है तो 143 करोड़ के आसपास के लोगों के पास काम है, ऐसा नहीं होता। ये नहीं कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी बेरोजगार नहीं, जितनी जनसंख्या सबके पास काम है, ऐसा नहीं होता। बिकॉज एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है। किस वजह से रह सकती है? जैसे कोई कोई लोग बीमार होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, किसी को पैरालिसिस अटैक, तो वो लोग काम नहीं कर सकते, है ना। कोई लोग क्या होते हैं, एक नई नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, मान लो मैं आज नौकरी कर रही हूँ, मुझे वो नौकरी नहीं पसंद, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब मेरी जो नई नौकरी की ज्वाइनिंग है वो 2 महीने के बाद है, तो 2 महीने के लिए मैं बेरोजगार हूँ, है ना, जब तक ज्वाइन नहीं कर। तो एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में हमेशा एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं व्हाट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छे से करके जाएगा, ज्यादातर इसको मैच दी फॉलोइंग्स में देखा जाता है। यस, आप लोगों को पता है कि आपके मैच दी फॉलोइंग्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कई बार इसको मैच दी फॉलोइंग्स वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो है इन चीजों को देखा जाता है, तो अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट इज वॉलंटरी? वॉलंटरी का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर, यानी मतलब कहने का मतलब है कि वो इंसान जो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, जो बेरोजगार है वो जानबूझ के बेरोजगार है। यानी कहने का मतलब है उसको काम आता है, चलो जी मान लिया उसके पास काम है भी थी, ही इज गेटिंग वर्क, उसके पास काम आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज ही इज नॉट विलिंग टू डू वर्क, वो काम करना नहीं चाह रहा उस वेज रेट पे, उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। बहुत बार होता है ऐसे, लेट्स से मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, मुझे एक नौकरी तो मिल रही है, मुझे काम आता है, वो मुझे नौकरी मिल रही है, आई एम गेटिंग वर्क, मुझे वो नौकरी 30,000 की मिल रही है, तो मैंने वो काम नहीं किया। क्यों? मैं कह रही हूँ यार बहुत कम तनख्वाह दे रहे हैं यार, ये तो मैं कम से कम 50,000 रुपये महीने का तो डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी कैपेबिलिटीज, इतनी क्वालिफिकेशन है, कम से कम मैं 50,000 रुपये जो है डिजर्व करती हूँ, तो मैं जानबूझ के बेरोजगार, ठीक है। तो आई एम एबल टू डू वर्क, मुझे काम आता है, विलिंग टू डू वर्क, सॉरी आई एम एबल टू डू वर्क, आई एम गेटिंग वर्क, मुझे काम मिल रहा है, जो भी एग्जिस्टिंग नेचर मतलब उस पर मुझे काम मिल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट विलिंग टू डू वर्क, मैं काम करना नहीं चाह रही, आई एम नॉट विलिंग टू डू वर्क, मैं काम करना नहीं चाह रही उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जो मुझे दी जा रही है, मैं डिजर्व करती हूँ इससे ज्यादा, मैंने कहा यार इतने पे तो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को काम मिल रहा है, मुझे काम आता है, आई एम एबल टू डू वर्क, यानी मुझे काम आता है, कहाँ गया, एंड आर गेटिंग वर्क, मुझे काम मिल भी रहा है, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट विलिंग टू डू वर्क, मैं काम करना नहीं चाहती हूँ। इनवॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब जानबूझ के, इनवॉलंटरी का मतलब मैं जानबूझ के बेरोजगार नहीं हूँ, मुझे काम मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, जानबूझ के मतलब आई एम एबल टू डू वर्क, मुझे काम आता है, आई एम विलिंग टू डू वर्क, मुझे काम करना भी है, मैं काम करना चाहती हूँ एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो तुम मार्केट में वेज रेट है उस रेट पे काम करने को तैयार हूँ, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट गेटिंग वर्क, मुझे काम मिल नहीं रहा, मैं जानबूझ के बेरोजगार नहीं हूँ, वेली नहीं बैठी जानबूझ के, काम मिल को नहीं रहा, की करा मिल को नहीं रहा, खाली बैठी हूँ, इसलिए वो वाली सिचुएशन है। चलिए जी, आइए फटाफट से नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती है, पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट 3 पॉइंट्स दे दिए और चौथा ऑल ऑफ अबव कर दिया गया, तो पता होना चाहिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किस किस वजह से होती है, यानी यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो किस किस वजह से होती है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इमोबिलिटी ऑफ लेबर, इमोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब है कई बार जो लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाती है ना, गांवों में स्पेशली जो छोटे छोटे शहरों के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते काम की तलाश में, क्यों? अपने परिवार के साथ इतना मोह हो जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाते, तो वहीं घर पे ही रह जाते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं, है ना। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मान लो ये फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी लेबर जो है काम करती थी, अब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो लेबर का क्या करूंगी, इस वजह से लेबर को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया और बेचारे क्या रह गए, बेरोजगार। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि सरकार उनके लिए ये नौकरियां निकाल रही है, ये जो है काम धंधे ये वाले मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनके लिए निकाल रही है, इस वजह से जब उनको अवेयरनेस ही उनको पता नहीं है तो उसका वो फायदा नहीं उठा पाते, बेचारे क्या रह जाते, बेरोजगार रह जाते। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली,
कई बार क्या होती है, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं है, तो मशीन नहीं चलेगी, तो लेबर का रख के क्या करूंगी, बिना बात की दिहाड़ियां देनी पड़ेगी उनको, लेबरों को निकाल दिया जाता है, बेचारे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन, मशीन खराब पड़ गई है, अब मशीन को ठीक होने में जितना टाइम लगेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, मान लो 20 दिन वगैरह वगैरह, तो तब तक के लिए लेबर को निकाल दिया गया है और बेचारी लेबर क्या होगी, बेरोजगार होगी। टेंडेंसी ऑफ वर्कर टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, कई बार जो वर्कर है वो एक जॉब से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। मान लो मैं एक नौकरी कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ, क्योंकि वो इतना काम लेते हैं, इतना काम लेते हैं, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर देते हैं, और पैसा भी कुछ कहते हैं ना चिल्लर दे रहे हैं, काम इतना ले रहे हैं, पैसा बहुत ही चिल्लर दे रहे हैं, बहुत ही कम दे रहे हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट होगी मैं, तो मैंने क्या कर दिया, उस नौकरी को छोड़ दिया और मैंने एक नई नौकरी भी ढूंढ ली है, जिसकी ज्वाइनिंग मान लो 1 महीने के बाद है। तो मैंने ये नौकरी ढूंढ दी, तो अब 1 महीने के बाद दूसरी नौकरी की ज्वाइनिंग है, तो 1 महीने के लिए मैं क्या हूं, बेरोजगार हूं। नेक्स्ट, सर्च ऑफ रेम्यूनरेटिव जॉब, रेम्यूनरेटरी मतलब एक प्रॉफिटेबल जॉब, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब। पहले केस में क्या था, एक नौकरी छोड़ दी तो दूसरी ढूंढ रखी है मैंने अभी, ठीक है, तो 1 महीने का गैप था, तो तब तक के लिए बेरोजगार हूं। यहाँ पे क्या है, अब इतनी मेंटल प्रेशर होगी इस नौकरी से, तो मैंने ये नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन अभी मेरी दूसरी नौकरी मिली नहीं है। अब मिलने में कितना टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने, है ना, कि मुझे एक अच्छी तनख्वाह की नौकरी चाहिए, है ना, जहां मुझे अच्छा पैकेज मिले। तो जब तक वो मुझे नहीं मिलती, तब तक के लिए क्या हूं, मैं बेरोजगार हूं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो है वो किसकी वजह से होती है, यहाँ पे जो बेरोजगारी वो किसकी वजह से होती है, शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, यहाँ पे दो की बात करी जा रही, कैपिटल और लैंड। देखो भाई, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो भाई बिजनेस में लगाने को पैसा नहीं है, तो लेबर के कैसे खर्चे उठाऊंगी, रॉ मटेरियल के कैसे खर्चे उठाऊंगी, तो पैसा ही नहीं है, तो इस वजह से लेबर को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, बेचारी क्या होगी, बेरोजगार। लैंड, मान लो मैंने ये जो फैक्ट्री है वो रेंट पे ली हुई थी, रेंट पे ली हुई थी, जो ओनर है उसने मुझे निकाल दिया, मुझे यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया, तो अब मैं एक नई बिल्डिंग ढूंढ रही हूं जहां पे मैं अपनी फैक्ट्री को दोबारा से खड़ा कर सको। अब उस बिल्डिंग को ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा, महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है। तो जब तक के लिए मुझे एक नई बिल्डिंग नहीं मिलती जहां पे मैं अपनी फैक्ट्री को दोबारा से एक्स्टेब्लिश कर पाऊं, तब तक के लिए मैं लेबर को कहाँ रखूंगी, तो लेबर को निकाल दिया गया है यहाँ पे, है ना, और बेचारे क्या हो गए, बेरोजगार। व्हेन द लेबर्स आर ट्रेंड इन ओल्ड एंड डिकेइंग इंडस्ट्रीज एंड आर इल इक्विप्ड ऑफ न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी लेबर होती है जो पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीन्स में एक्सपर्ट रहती है, उसमें वो मतलब काम किया उन्होंने। जब एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन आ गई, तो वो उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाते, उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, वो सीख नहीं पाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे स्किल्ड लोग तो होते नहीं, तो वो सीख नहीं पाते। इस वजह से उनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और बेचारे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया, मतलब पहले जो है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करी थी, अब कैपिटल इंटेंसिव। मान लो मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जो है पहले मान लो लेबर इंटेंसिव, लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा था, और मान लो 1000 लेबर को बुलाया गया था, 1000 लेबर जो है इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन अब मशीनें रख दी गई है, तो लेबर की संख्या क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। अब सिर्फ 200 लेबर रखी गई है, और मशीनें जो है फैक्ट्री में लगा दी गई है, मशीनों से काम हो रहा है, सिर्फ उतनी लेबर रखी गई है जो मशीन को क्या कर पाए, ऑपरेट कर पाए, चला पाए। तो वही जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो इस वजह से कितने सारे लेबर को निकाल दिया गया, और बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो है आ गई, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में रहती है, दो वजह से रहती है। पहला, टाइम रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, मान लो एक नौकरी कर रही थी, बहुत ही मेंटली डिप्रेस होने लगी थी उस नौकरी में, अच्छा पैसा नहीं दे रही थी, मैंने वो नौकरी छोड़ दी, और मान लो नई नौकरी जो है मेरी, मान लो 1 महीने के बाद है उसकी ज्वाइनिंग, तो 1 महीने के लिए मैं क्या हूं, यहाँ पे बेरोजगार हूं। सो मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में रहती। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड इन एडजस्टिंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। मान लो अगर बात करी जाए, एक फैक्ट्री है जिसमें लोग पहले हाथ से काम करते थे, हाथ से काम करते थे, हाथ से काम करते थे, अब वहां पे जो है टेक्नोलॉजी लाई गई, मशीनों पे काम करना। अब वो मशीनों पे काम करना सीख रहे, उनको सिखाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही, तो एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है उनका, 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है। अगर 3 महीने में वो सीख गए तो ठीक है, अदरवाइज उनको निकाल दिया जाएगा। तो वही वाली बात है, अब वो 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, जब तक वो ट्रेनिंग पीरियड, मतलब वो तब तक वो एम्प्लॉयड नहीं है ना, वो 3 महीने का एक तरह से उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। अगर वो सीख गए तो ठीक है ना, वो रख लिए गए नौकरी पे, अगर नहीं सीखे तो उनको साथ के साथ क्या कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये सो मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो रहती है देश में, जो हमने कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, किन किन वजह से। अब ध्यान समझिए, अब बात करी जाएगी एक्सेस डिमांड क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप, जिसको ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, या फिर बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोली जाती है ना। कुछ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट बस चैप्टर खत्म होने पे आपका।
अब ध्यान समझिए, व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है जब देश में, जो पूरे देश की बात करी जाती है यहाँ पे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करें, पूरे देश में जो डिमांड है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। सो एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों के पास काम है, जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी लोगों के पास काम है। यानी और ज्यादा देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ाई जा सकती, और ज्यादा देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती, और ज्यादा देश में सप्लाई भी जो है हम नहीं बढ़ा सकते। तो याद रखना, सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई नहीं जा सकती, कम चाहे करी जा सकती है लेकिन उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि देश में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी लोगों के पास काम है, यानी और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, और प्रोडक्शन और सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। फटाफट से एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए एक्सेस डिमांड का। ये आपकी इनकम है, जनरली आपकी इनकम क्या होती है, यही, और यही आपकी क्या होती है, एएस। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बात करी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यानी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी सप्लाई जो है एक टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते, एक टाइम के बाद यहाँ पे सप्लाई जो है वो आपकी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सप्लाई को हम और बढ़ा नहीं सकते, है ना। इसलिए जो आपकी सप्लाई कर्व है, जो इनकम सप्लाई जो मर्जी बोलो एक ही बात है, यहाँ पे एक टाइम के बाद वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, कांस्टेंट, बिकॉज सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ये आपकी मान लो इनिशियल एग्रीगेट डिमांड है, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। और अगर बात करी जाए यहाँ पे जो OY ले लेते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, GDP, यहाँ पे AD और AS है, ठीक है। तो OY जो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, GDP, यानी देश में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, देश में इतनी एम्प्लॉयमेंट है, देश में इतना पैसा है, और देश में इतनी ही क्या है, GDP है। अब बात क्या कर रहे हैं हम, एक्सेस डिमांड की यहाँ पे बात करी जा रही है ना। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड की यहाँ पे बात करी जा रही है, यानी डिमांड क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। डिमांड क्या है यहाँ पे राजे, ज्यादा है। तो ये आपका AS है, ये आपकी AD है। इसको हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ओवर यानी फुल से ऊपर है ना, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की जो है ये सिचुएशन है। अगर आप देख रहे हो जो आपकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, GDP है, किसी में भी चेंज नहीं आ रहा, डिमांड ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन को हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऑलरेडी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ना। डिमांड ज्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, है ना। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, पैसा नहीं बढ़ सकता, और देश का GDP भी इस वजह से नहीं बढ़ सकता। तो वही बात है, अगर डिमांड ज्यादा है बट स्टिल प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, इनकम नहीं बढ़ सकती, देश का GDP नहीं बढ़ सकता, उतना ही जो है ना सेम है। यानी कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा, ना ही इनकम पे, ना ही आउटपुट पे, ना ही एम्प्लॉयमेंट पे, ना ही GDP पे। लेकिन प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा, प्राइस जो है आपका बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती, लोग पागलों की तरह खरीदे, तो देश में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन की जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी इन्फ्लेशनरी गैप जिसको बोलते हैं, है ना, इन्फ्लेशनरी गैप इसको बोलते हैं, यानी इन्फ्लेशन की जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। जो एक गैप है ना, अगर मान लो ये आपका इनिशियल वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट था, E और E1 जो आपको दिख रहा है ना, ये जो गैप है AD और AD1 के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं राजे, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, इन्फ्लेशनरी गैप जो है राजे इसको बोला जाता है। अगर आप देखोगे, आप यहां से देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए फटाफट से देखिए। अब याद रखना, एक्सेस डिमांड के केस में देश में वेज प्राइस स्पाइरल की प्रॉब्लम आती है। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, जब एक प्रॉब्लम जहां से शुरू होती है वहीं स्पाइरल, देखिए नोटबुक स्पाइरल, जहां से शुरू होती है वहीं, 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 है ना। अब देखो हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ गए, देश में महंगाई आ गई। अब महंगाई आ गई तो वर्कर ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे कि भाई हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी दिहाड़ियां बढ़ाओ, हम महंगाई इतनी आ गई, इस वजह से मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। लेबर की ये दिहाड़ियां बढ़ाने से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। अब खर्चा बढ़ जाएगा तो मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिर से महंगा कर दूंगी, अब खर्चा तो रिकवर करूंगी ना। तो इसकी वजह से देश में क्या आती है, वेज प्राइस स्पाइरल की प्रॉब्लम। ये घूम 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 ये प्रॉब्लम बढ़ती, ऐसे घूमती रहती है, यहाँ से शुरू होती है वहीं, है ना। तो यानी वेज प्राइस स्पाइरल की जो है प्रॉब्लम आती है। अब कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इंपैक्ट देख लीजिए। अगर हमने बात करी है, किसी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा, ना इनकम पे, ना आउटपुट पे, ना एम्प्लॉयमेंट पे, ना ही GDP पे। लेकिन जो प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है देश में, इन्फ्लेशन। तो आउटपुट पे कुछ इंपैक्ट आएगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे कुछ इंपैक्ट आएगा नहीं, प्राइस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, प्राइसेस जो है क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ कॉजेज की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, क्या क्या कारण है एक्सेस डिमांड की, हमने यहाँ पे बात करी है, यानी क्या कारण है जिसकी वजह से देश में डिमांड बढ़ती है। सबसे पहला राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो यानी डिमांड जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्स कम कर दिया। अब टैक्स कम कर दिया तो मेरे पास पैसा ज्यादा, पहले मुझे बहुत सारा पैसा टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता था सरकार को, अब टैक्स कम कर दिया तो मेरे पास पैसा ज्यादा, मेरे पास पैसा ज्यादा तो मैं ज्यादा खर्चूंगी तो मतलब ज्यादा डिमांड करूंगी। इंक्रीज इन इनकम, तनख्वाह बढ़ेगी तो ज्यादा खर्चूंगी, ज्यादा यानी ज्यादा क्या करूंगी, डिमांड करूंगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार देश के ऊपर बहुत खर्चा कर रही है तो घूम फिर कर ये पैसा देश में आ रहा है, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कर रही है जिससे मनी की सप्लाई देश में बढ़ेगी, घूम फिर के पैसा बहुत आ रहा है देश में, घूम फिर के पैसा बहुत आ रहा है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग खरीदेंगे ज्यादा तो लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा। फॉल इन इंपोर्ट्स, यानी हम बाहर से नहीं खरीद रहे, अपने देश का सामान खरीद रहे, अपने देश का सामान खरीद रहे तो यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, यानी हमारे देश का प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ गया, यानी हम बाहर के देश में ज्यादा बेच रहे, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड, हमारे भारत में तो है ही, बाहर के देशों में भी है ना, तो मतलब हम बाहर की कंट्रीज में भी ज्यादा बेच रहे, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे क्या है, ज्यादा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट का मतलब कमी, फाइनेंसिंग का मतलब पैसा, यानी सरकार के पास पैसे की कमी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर बात करी जाए गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, पैसा नहीं है सरकार के पास लेकिन सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं देश में ग्रोथ डेवलपमेंट लाने के लिए, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं जितना सरकार देश के ऊपर खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा। अब देश के ऊपर खर्चा कर दिया तो देश में लोगों के पास ज्यादा पैसा, यानी देश में मनी की सप्लाई ज्यादा, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा तो लोगों की खरीदने की क्षमता ज्यादा, परचेसिंग पावर ज्यादा, जब खरीदने की क्षमता ज्यादा तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड जो है यहाँ पे क्या करी जा रही है, ज्यादा करी जा रही है। चलिए जाइए फटाफट से डेफिशिएंट डिमांड के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट का मतलब कमी, यानी डिमांड क्या है, कम है एज कंपेयर टू सप्लाई, है ना, यानी देश में डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। दोबारा से देख लीजिए, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों के पास काम है, जितने लोग काम करना चाहते हैं देश में उन सभी लोगों के पास काम है, यानी देश में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ाई जा सकती, और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती, और ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, कम चाहे करी जा सकती है लेकिन प्रोडक्शन सप्लाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई नहीं जा सकती, चाहे कम हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी फटाफट से देखिए, अगर मैं डायग्राम की यहाँ पे बात करूँ राजे, है ना, ये आपका ADAS ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, GDP, है ना। अगर बात करी जाए ये ओरिजिन, ये आप, अच्छा रुको, वैसे जनरली यही बनती है इनकम और AS, आपको पता है, लेकिन हमने क्या बात करी, सप्लाई को और नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए सप्लाई बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है ना, इसलिए सप्लाई बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद क्या हो जाती है राजे, कांस्टेंट हो जाती है। ये आपकी इनिशियल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सी सिचुएशन आपकी है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल की जो है ये राजे सिचुएशन है। अब बात करी जा रही है यहाँ पे हम डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड की यहाँ पे बात करी जा रही है, यानी डिमांड यहाँ पे क्या है, कम है, डिमांड जो है लोगों की कम है, यानी ये पॉइंट है आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इसको हम बोलते हैं अंडर, मतलब इसके नीचे है ना तो इसको बोला जाता है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की जो है यहाँ पे क्या है सिचुएशन है ना। ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट GDP, और ये आपका नया वाला है इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट GDP। देख पा रहे हो सब कुछ कम हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो मैं रिपीट कर देती हूँ, ये आपका इनिशियल AD था, इक्विलिब्रियम पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट GDP, देश में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ गई तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसको हम अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, और आपकी अगर आप देख पा रहे हो हर एक चीज क्या हो रही कम, क्योंकि आप देखो जब देश में डिमांड कम है तो बनाने वाला प्रोडक्शन क्या करेगा, कम, प्रोडक्शन कम होगी तो लोगों के पास काम कम, काम कम तो पैसा कम, पैसा कम तो देश, अगर प्रोडक्शन कम तो देश का GDP भी कम, बढ़ाई नहीं जा सकती, सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाई नहीं जा सकती, प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन कम तो करी जा सकती। और ये जो गैप है, ये जो गैप है, मान लो इसको F दे देती हूँ मैं नाम, EF जो आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड कम है, पीछे से सप्लाई बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है,
बहुत ज़्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, डिमांड कम है, इतना ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, बिक रहा नहीं माल, तो इस केस में जो है प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये डीफ्लेशन की प्रॉब्लम जो है देश में आ जाएगी। डीफ्लेशनरी गैप जिसको बोला जाता है, डीफ्लेशन मतलब देश में मंदी आ जाएगी, यानी हर एक चीज के जो प्राइजेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, प्राइजेस कम हो जाएंगे, यानी मंदी की जो है प्रॉब्लम आ जाएगी देश में। अब ध्यान समझिए, डेफिसिट डिमांड की वजह से याद रखना देश में हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे फंस जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब है देश गिर जाएगा, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी, देश बिल्कुल गिर जाएगा। क्यों? देखो, हमने क्या बात करी, डेफिशिएंट डिमांड, है ना, मतलब डिमांड कम है, बहुत डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है, गोडाउनों में माल भर रखा है। अब गोडाउनों में माल ऑलरेडी भर रखा है तो मैं क्यों पैसा और लगाऊंगी, क्यों इन्वेस्टमेंट करूं, क्यों रॉ मटेरियल खरीदूं, है ना, तो मैं इन्वेस्टमेंट कम करूंगी, प्रोडक्शन कम करूंगी, है ना, जिससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देश में कम हो जाएगी, पैसा, लोग बस काम नहीं तो पैसा कम, पैसा कम तो लोग खरीदेंगे कम, खरीदेंगे कम तो फिर से देश में प्रोडक्शन कम, अगर खरीदेंगे कम तो बनाने वाला कम बनाएगा, प्रोडक्शन कम तो देश का जीडीपी कम, जीडीपी कम तो क्या हमारी इकोनॉमी किस में फंस जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी, यानी हमारा देश बिल्कुल ही ज्यादा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब कॉन्सिक्वेंसेज आप मुझे बताओ, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखो हर एक चीज कम होगी, प्रोडक्शन भी देश में कम होगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, तो प्रोडक्शन भी आप कम कर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, इनकम भी कम होएगा, देश का जीडीपी भी गिरेगा, और जो प्राइस है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस भी डिक्लाइन होंगे, रिड्यूस होंगे, देश में डिफ्लेशन की जो है प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी। चलिए जाइए अब फटाफट से कॉजेस की हम बात करते हैं। कॉजेस क्या है, डेफिशिएंट डिमांड के, यानी क्या कारण है कि देश में डिमांड कम हो रही है। तो सबसे पहले रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी लोग खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं तो यानी लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, कम। डिक्रीज इन इनकम, पैसा कम है, अब पैसा कम है, जेब में तनख्वाह कम है, तनख्वाह कम है तो खरीदूंगी कम तो यानी डिमांड क्या करूंगी, कम। इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार ने बहुत सारा टैक्सेस बढ़ा दिए तो बहुत सारा पैसा सरकार को देना पड़ा टैक्स की फॉर्म में, मेरे पास पैसा कम तो मैं खर्चूंगी कम यानी डिमांड क्या करूंगी, कम। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार है देश के ऊपर पैसा कम खर्च रही है, अब देश के ऊपर पैसा कम खर्च रही है तो देश में पैसा कम, मनी की सप्लाई कम, जब पैसा कम लोगों के पास तो परचेजिंग पावर कम तो लोगों की डिमांड कम। इंक्रीज इन इंपोर्ट, बाहर की कंट्री से ज्यादा खरीद रहे, अपने देश का सामान नहीं खरीद रहे, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड जो है राजे यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब है कि बाहर की कंट्री में हम सामान कम बेच रहे हैं, मतलब हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड बाहर की कंट्री में कम होगी, मतलब हमारे देश की जो प्रोडक्ट जो था वो हम बाहर की कंट्री में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कम बेच रहे हैं, डिक्रीज हो गया, बेच कम रहे, यानी हम अपने देश का सामान बाहर की कंट्रीज में कम बेच रहे हैं, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, बाहर की कंट्रीज में कम, यानी देश की प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम, यानी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन जो है यहाँ पे आ गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ के नहीं जाना है इसको, ठीक है। फिस्कल मेजर्स क्या है, मॉनेटरी मेजर्स क्या है, तो याद रखना एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के दो मेजर्स हैं, एक है फिस्कल मेजर और एक है मॉनेटरी मेजर। जो फिस्कल मेजर या फिस्कल पॉलिसी है वो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी है, याद रखना, इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जो गवर्नमेंट की अगर बात करूं, ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ये जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की रिवेन्यू से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। अब सरकार बहुत सारे खर्चे करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, और किस किस तरीके से सरकार के पास पैसा आता है, टैक्स की फॉर्म में सरकार के पास पैसा आता है, पब्लिक बोरिंग्स, आम जनता से पैसा उधार लेती है ना, जिसको पब्लिक डेट मतलब कर्जा, आम जनता से जो उधार लेती है, और तीसरा है आरबीआई से बोरिंग, कई बार सरकार जो है आरबीआई से भी क्या करती है, पैसा उधार लेती है, तो इस तरीके से सरकार के पास पैसा आता है। तो याद रखना फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के खर्चे और रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो खर्चे किस किस तरीके से और रेवेन्यू क्या क्या होते हैं, अब एक एक करके हम बात करेंगे। खर्चे बहुत सारे सरकार करती है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, पता नहीं कितने कितने खर्चे करती है देश की सरकार, देश में, ताकि ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, उस चीज के लिए बहुत सारे तरीके से सरकार के पास पैसा आता है, टैक्स की फॉर्म में आता है, पब्लिक बोरिंग्स, और कई बार आरबीआई से भी जो है बोरिंग्स करती है। अब एक चीज याद रखना, इसी फिस्कल पॉलिसी को आप बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो गवर्नमेंट एक बजट तैयार करती है उसके हिसाब से कि कितना खर्चा करना है, टैक्स की फॉर्म में कितना लेना है, वगैरह वगैरह, तो इसको हम बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का, गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी का क्यों इस्तेमाल करती है, ताकि देश में क्या है,
स्टेबिलिटी आए, स्थिरता, क्योंकि ना ही देश में एक्सेस डिमांड अच्छी है, ना ही देश में डेफिसिट डिमांड अच्छी है। एक्सेस डिमांड को हम इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, डेफिसिट डिमांड को हम डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं, आपको पता ही, क्योंकि ना ही देश में एक्सेस डिमांड अच्छी है, ना ही देश में डेफिसिट डिमांड अच्छी है। सरकार चाहती है देश में स्टेबिलिटी आना, स्थिरता रहना देश में, है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि देश में स्टेबिलिटी आए और देश में क्या है, ग्रोथ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का। ऑब्जेक्टिव होता है देश में स्टेबिलिटी आना, यानी स्थिरता, यानी ना ही एक्सेस डिमांड, ना ही डेफिसिट डिमांड, यानी ना ही इन्फ्लेशन, ना ही डिफ्लेशन। और दूसरा क्या होता है, देश में क्या आना, ग्रोथ आना, यानी देश का क्या होना, विकास होना। अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड के हिसाब से, ठीक है, और दूसरा है डेफिसिट डिमांड के हिसाब से। हम यहाँ पे क्या करने हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस डिमांड को हम इन्फ्लेशन भी ले सकते हैं, अगर कुछ भी गलती से आ गया तो ट्रीटमेंट एक ही होगा, इन्फ्लेशन, यहाँ पे हम डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, मैं एक साथ सब कुछ कराऊंगी आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अब बात करिए इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड मतलब क्या है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन मतलब बहुत महंगाई है, आप एक्सेस डिमांड ले लो, जो मर्जी बोलो। एक्सेस डिमांड मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा, क्यों डिमांड है, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। कोई भी चीज के लोग डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करूं, हर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है प्राइस, क्योंकि लोग खरीद बहुत रहे। क्यों खरीद रहे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो बेसिकली लोगों के पास पैसा ज्यादा है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब सरकार कहती है जब लोगों के पास पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो क्यों मैं और खर्चूं, क्यों लोगों को और पैसा दूं। तो इस केस में सरकार जो है अपने खर्चों को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा, ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा है, इनकम ज्यादा। तो सरकार चाहती है देश में लोगों के पास पैसा कम हो, मनी की सप्लाई कम हो, लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो, लोगों की डिमांड कम हो, और जो एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम हो रही है देश में वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, देश में स्टेबिलिटी आ जाए, है ना। बेसिकली सरकार ये चाहती है। तो इस केस में सरकार ऑलरेडी कहती है कि ऑलरेडी बहुत पैसा है, इनकम बहुत है ना। सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा कम है, तो सरकार जो है लोगों देश में खर्चा क्या करेगी, कम करेगी। दूसरा, अब ऑलरेडी पैसा बहुत है, सरकार कहेगी ला बेटा, बेटा बहुत पैसा, ला टैक्स ला, आजा 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 आजा, चलो पकड़े में आ गया अब तू, चलो चलो। तो सरकार इस केस में क्या करती थी, टैक्स को बढ़ा देती है ना, ताकि लोगों से ज्यादा पैसा ले ले, ताकि लोगों के पास पैसा क्या हो, कम है, टैक्स को बढ़ा देगी। दूसरा, पब्लिक बोरिंग, आम जनता से उधारी ज्यादा लेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा है तो आम जनता से ज्यादा पैसा जो है क्या ले लेती है, उधार ले लेती है, ताकि लोगों के पास पैसा क्या हो, कम हो, लोगों की खरीदने की क्षमता कम, लोगों की डिमांड कम, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में स्टेबिलिटी है। दूसरा, इसके अलावा आरबीआई से बोरेंगे, ऑलरेडी लोगों का पैसा ज्यादा, तो अब आरबीआई से ज्यादा उधार लेगी, कहेगा ऑलरेडी पैसा ज्यादा, तो आरबीआई को कहेगी चल मार, बहुत पैसा है, इतना नोट मत छाप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अभी नहीं नोट छापने थे, है ना। तो इस केस में आरबीआई से कम उधार लेगी, ताकि देश पे कम लगाए, और देश पे कम लगाएगी तो देश में लोगों के पास पैसा कम, मनी की सप्लाई कम, परचेसिंग पावर कम, डिमांड कम, तो आरबीआई से बोरोइंग भी इस केस में क्या करेगी, कम। तो याद रख लीजिएगा, प्लीज याद रखना, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन, कुछ मर्जी बोल लो, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम, टैक्स को बढ़ाएगी, पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ाएगी, और आरबीआई से बोरोइंग्स क्या करेंगी, कम करेगी। अब डिफ्लेशन या फिर डेफिसिट डिमांड बोल लो, उस केस में मतलब डेफिसिट डिमांड क्या है, डेफिसिट डिमांड मतलब सरकार क्या कर रही है, मतलब डेफिसिट डिमांड मतलब लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, कम। क्यों कम कर रहे हैं, लोगों का पैसा नहीं है, सरकार कहती है पैसा नहीं है तो पैसा दो, ताकि देश में मनी की सप्लाई बढ़े, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, है ना, ताकि जो है वापस देश में स्टेबिलिटी आ सके एक तरह से, है ना, ताकि डेफिसिट डिमांड प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, देश में स्टेबिलिटी आ जाए। तो इस केस में सरकार क्या करेगी, अब ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है, सरकार कहती है पैसा नहीं है, डिमांड कम है, पैसा नहीं है, तो सरकार कहती है दो रे पैसा। इस केस में गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, बहुत ज्यादा खर्चा लग करेगी। ऑलरेडी पैसा नहीं है लोगों के पास, तो टैक्स की फॉर्म में बताइए क्या करे, पैसा तो है नहीं बेचारे के पास, तो टैक्स थोड़ा कम कर देते थे, चल मारो थोड़ा, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, जानती हूँ, तो सरकार जो है इस केस में टैक्स को क्या कर देती है, कम। नेक्स्ट, पब्लिक बोरोइंग, ऑलरेडी पैसा नहीं है तो क्यों आम जनता से उधार लेगी, तो पब्लिक बोरोइंग्स को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट, आरबीआई बोरिंग, पैसा नहीं है ना लोगों के पास, आरबीआई को कहेगी चल 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 ज्यादा नोट छाप, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो वो ज्यादा नोट छापेगी आरबीआई, उससे ज्यादा पैसा उधार लेगी, और उधार लेके कहाँ लगाएगी, देश के ऊपर लगाएगी, ताकि देश में लोगों के पास पैसा हो, ताकि देश में की मनी की सप्लाई बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़े, और एक डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, देश में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी। तो आरबीआई से बोरोइंग्स क्या करती है, ज्यादा करती है, क्या करती है, ज्यादा करती है। तो ये जो है आप लोगों का टॉपिक था पूरा, जो कि मैंने आपको यहाँ करा दिया। याद रखना, इसको बजटरी पॉलिसी बोला जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबिलिटी, और देश में क्या लेके आना, ग्रोथ। अब लास्ट जो टॉपिक है ये मैंने आपको पहले भी कराया था,
ये बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या जिसको मॉनेटरी मेजर बोला जाता है, वो जो पहली वाली थी ना फिस्कल वाली, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ये आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई बहुत सारी पॉलिसी बनाता है ना, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वही सारी चीजें इसके अंदर जी, है ना। सो मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है करेक्ट करती है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। किस तरीके से, जो आरबीआई बेसिकली इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है, बढ़ाती है, कम करती है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, है ना, लोन की लिमिट बढ़े कम हो, मनी की सप्लाई बढ़े कम, उसके उससे रिलेटेड, ठीक है। इन्फ्लेशन आ जाए, डिफ्लेशन, याद रखना, यहाँ एक्सेस है डिमांड ले लो या इन्फ्लेशन ले लो, एक ही बात है, वही पुराना ही ट्रीटमेंट है, और डेफिसिट डिमांड मतलब डिफ्लेशन, एक ही बात है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में भी कराई थी, दोबारा से ट्रिक करा रही हूं, सुन लेना। ट्रिक करा रही हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी, आ सकता है आप लोगों के सीयूटी के एग्जाम्स के लिए, पता होना चाहिए आपको। याद रखना, एक्सेस डिमांड में सीआरआर को बढ़ाएंगे, एसएलआर को बढ़ाएंगे, एलआरआर को बढ़ाएंगे, रेपो रेट को बढ़ाएंगे, बैंक रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है जी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाता है, बस रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में ट्रीटमेंट उल्टा रहता है, वो की कम हो जाएगा। और इसमें कभी भी जो है एक्सेस और डेफिसिट मतलब उसके हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं चलता है, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी इसके हिसाब से। डेफिसिट डिमांड में याद रखना, इसको कम, इसमें भी कम, एलआरआर कम, रेपो रेट कम, बैंक रेट कम, रिवर्स रेपो रेट कम, ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज किया जाता है, याद रखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम, और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में बस ट्रीटमेंट उल्टा चलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस हमेशा याद रखना, बेस्ट ट्रिक है फॉर यू, बेस्ट ट्रिक फॉर योर सीयूटी एग्जाम। इस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक करिए, क्योंकि बच्चे कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट लगा के सॉल्व करो, नहीं, यू नीड अ शॉर्टकट ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि फटाफट से क्वेश्चन देखो, ट्रिक दिमाग में आए, फटाफट से आपको आंसर आ जाना चाहिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करो अपनी, ठीक है। चलिए जी, तो चैप्टर आपका ओवर हो चुके हैं, अब एमसीक्यूज फटाफट से देख लीजिए, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, घर पे बैठ के ये क्वेश्चन मुझे तुम लोगों के एंड से चाहिए, मुझे सारे क्वेश्चन तुम लोगों के एंड से चाहिए, सुन रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से समझिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में और जितने भी एमसीक्यूज आप लोगों को दिए हैं, ये घर पे बैठ के तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, और जितने हो सके मॉक टेस्ट दीजिए इस टाइम पे राजे, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना बढ़िया। मैंने कम समय में आपको ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश करी है, कंसेप्ट आपको रिवाइज कराने की कोशिश करी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई भी कंसेप्ट यहाँ से आपको नहीं छोड़ना है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।